हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? कागज दे, एक पेज दे। क्या लिखा? अच्छा, नारायण सिंह भट्टी किताबों के नाम बताओ देख। मीरा, दुर्गादास, परमवीर, ओलू, बरसा राडी घोड़ा, डूंगर लांगिया। उससे पहले कौन से पढ़े थे? लक्ष्मी गौरी चुंडात। चुंडात जी की बताओ देख। कह रहे चकवा बात, अमोलक बाता, ताबरारी बाता, मांझल रात, गिर ऊंचा ऊंचा। एक और लिखो, लिखो गजबन। लक्ष्मी गौरी चुंडावत वाली में किताब और लिखो, गजबन। और कौन सी? इससे पहले कौन से पढ़े थे? कन्हैयालाल सेठ। सेठिया जी की कौन सी? धरती दोरारी, पाथल और पीथल, निर्ग्रंथ, लीलटास, कुंकु और मिंजर। पाथल और पीथल में किसका वर्णन है? महाराणा प्रताप और उधर आपके पृथ्वीराज। और इससे विजयदान देथा। देथा जी की कौन सी? बातारी, दुविधा, अंतराल, लजवंती, सपन प्रिया, बापू के तीन हत्यारे, टीड़ो राव, मारो बदलो, अलेखू हिटलर। ये सब पढ़ी। दो किताबों मूवी बन गई। दुईधार चरणदास चोर। और बातारी फुलवारी कितने पार्ट के अंदर है? 14 पार्ट में। आप पहले कौन से पढ़े थे? यादवेंद्र शर्मा चंद्र। इन्होंने ज्यादातर तो राजस्थान के सामंती जीवन का वर्णन किया है। जैसे कौन कौन सी किताबें? हूं गोरी किण प्यूरी, खम्मा अंदाता, हजार घोड़ों का सवार, तासरो घर, चांदा सेठानी, जोग संजोग, मिट्टी का कलंक, मेहंदी के फूल। अच्छा, इससे पहले कौन से पढ़े थे? श्रीलाल नथमल जोशी, एक बिंदनी दो की, अब पटकी, सबड़का, दोरारो दोरी, मेहंदी कनीरर गुलाब। अब पटकी किस पे लिखी हुई है? एलपी तहसीत। अब पटकी सॉरी विधवा विवाह पर। और दोरारो दोहरी है वो किस पे लिखी हुई? किस पे? एलपी। एक और लिखो इसमें। श्रीलाल नथमल जोशी में एक और लिखना, परिणोड़ी कुंवारी। परिणोड़ी मतलब शादीशुदा, परिणोड़ी कुंवारी। और कौन से? इससे पहले क्या पुराने वाले पढ़े थे ना? अच्छा, पुराने वालों में कौन कौन से हैं बताओ देखे। अच्छा, छत्र कुंवरी। छत्र कुंवरी कौन थी? सावंत सिंह की पौत्री। और कौन सी किताब लिखी इन्होंने? प्रेम विनोद नाम की किताब लिखी। कैसी सांधु ने क्या लिखी? भाषा भारत, महाभारत का डिंगल में अनुवाद। उससे पहले मुरारी दास जी, बांकीदास जी के पोते थे, लिखी थी जसवंत जसो भूषण, जो कि अलंकारों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। जसवंत सिंह सेकंड की जानकारी। उस पहले कौन है? दुर्सा आडा। दुर्सा आडा की हमने पढ़ी थी। किरतार बावनी, विरुद्ध चहत्री, राव सुल्तान कवित और वीरमदेव सोलंकी रा। विरुद्ध छेत्री प्रताप के बारे में, राव सुल्तान सिरोही के सुल्तान के बारे में। वीरमदेव सोलंकी भी मेवाड़ का योद्धा था जो मुगलों के खिलाफ लड़ा। तो तीन किताबें तो मुगलों के खिलाफ लड़ने वालों की। किरतार बावनी भगवान की किताब हो गई। विरुद्ध छहत्री में प्रताप को कितनी उपाधियां दी गई? पहले अकबर के दरबार में थे। दत्तानी वाले युद्ध के बाद किसके दरबार में आ गए थे? सुल्तान। सुल्तान। और कौन सा? जगजीवन भट्ट की दो, अजीतोदय, अभ्योदय। अजीत सिंह की जानकारी, अभय सिंह। उससे पहले बादर दादी की वीरमायण, जो चुंडा था जिसकी बेटी हंसाबाई थी, उसके पिताजी थे आपके वीरमदेव, तो वीरमदेव की जानकारी। उससे पहले जगह खीड़िया की तो एक लंबी सी किताब है, वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। और रतन सिंह राठौड़ रतलाम का राजा था जो कि धर्मत वाले युद्ध में काम आ गया था, है ना। इससे पहले अचलदास खिंचरी वचनिका। अचलदास खिंची गागरोन के राजा थे, हमने पढ़ाई था। ठीक। केशवदास घाट, गज गुण रूपक,
अमर सिंह जी राज द्वार विवेकवार। गज सिंह जोधपुर के राजा थे तो उनपे गजगण रूपक। उनका बेटा अमर सिंह था, नागौर का था, तो अमर सिंह के, और विवेकवार था उपनिषदों पे टीका। इससे पहले डूंगर सिंह शत्रुसाल रासो, शत्रुसाल बूंदी का राजा था। नल सिंह विजयपाल रासो, विजयपाल बयाना कदोया करौली कदो। उससे पहले जोधराज, जोधराज की अमीर रासो, अमीर रासो जानते ही हम, ये वैसे नीमराणा वाले चंद्रभान के दरबार में था, और ये किताब अहीर वाटी में है। किसमें? अहीर वाटी के अंदर। नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य, ये ग्वालियर वाले वीरम तोमर के दरबार में था। सालीभद्र सूरी, ये सन बताने वाली राजस्थान की प्राचीन पुस्तक है, और नाम क्या उसका? भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, जो कि कब लिखी गई? और उससे पहले पढ़ा हमने वज्रसेन सूरी, भरतेश्वर बाहुबली घोर, और ये अपने राजस्थानी की सबसे पुरानी। अच्छा, और हम पढ़ रहे थे कि भाई जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन 1912 में किताब लिखता है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और उसमें राजस्थानी भाषा का उल्लेख है। पहले अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी, उसमें नाम अपना मारवाड़ी। उससे पहले उद्योतन सूरी की जालोर में लिखी गई कौलय माला, जिसमें टोटल भाषा 18, और अपने वाली भाषा क्या कहा गया? मरुवाणी या मरु भाषा कहा गया उसके अंदर। डिंगल पिंग, उससे पहले हम पढ़ रहे थे कि भाई 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में ये जो भाषा हुआ करती, 13वीं से 16वीं, ये भाषा थी अपनी जैन साहित्य प्राचीन राजस्थानी। 16वीं से 18वीं के बीच में चरण साहित्य, और ये मध्यकालीन है, और 18वीं के बाद में ये। और अपनी प्राचीन राजस्थानी कौन सी भाषा से विकास हुआ था? तो गुर्जरी अपभ्रंश। 13वीं से पहले कौन सी चला करती थी? गुर्जरी। 13वीं के बाद में अपने राजस्थानी आई, तो पहले प्राचीन का दो, फिर मध्य का दो, और बाद में आधुनिक का दो। इतनी बातें पढ़ी आगे। पहले मैंने कल छुड़वाया था थोड़ा कि पुराने वाले में एक दो और लिखेंगे अपने ना, लो लिखते हैं। 4-5 किताबें और याद आई मेरे, तो ये लिखते हैं। अच्छा, मुझे बताना एक दो किताबें मैंने बताई थी क्या? एक किताब है बख्त राम शाह की बुद्धि विलास, लिखवाई हुई है, इसमें जयपुर की स्थापना का वर्णन बता। अच्छा, एक किताब है बीकानेर का राजा था कल्याण दास, उसके दरबार में सदाशिव भट्ट, जिसने लिखी राज विनोद। राज विनोद भी लिखी पक्का? फिर आगे बढ़ लिखाता हूं। लिखो कवि नरोत्तम, मानचरित्र रासो। कवि नरोत्तम की बुक है मानचरित्र रासो। क्या नाम बुक का बताओ देखिए? मानचरित्र रासो। नाम से थोड़ा पता चल रहा है मानसिंह के बारे में। मानसिंह ये हल्दीघाटी युद्ध वाला, तो मानसिंह की भी जानकारी आमेर के हल्दीघाटी युद्ध की भी अच्छी जानकारी मिलती है, तो लिख लो आमेर के राजा मानसिंह तथा हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट आमेर किंग मानसिंह एंड बैटल ऑफ हल्दीघाटी। आमेर के राजा मानसिंह तथा हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट आमेर किंग मानसिंह एंड बैटल ऑफ हल्दीघाटी। आमेर के राजा मानसिंह तथा हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी। कौन सी बुक में? मानचरित्र रासो। किसने लिखी? अच्छा, हमीर रासो अपने दो बंदों की तो पढ़ते हैं, एक सारंगधर की पढ़ते हैं, एक जोधराज की पढ़ते हैं। एक और लिखो, मैंने आज एक और देखी, महेश की हमीर रासो। महेश की हमीर रासो लिख लो। रणथंभौर के हमीर की जानकारी, ताकि क्लियर रहे अपने कि हमीर दूसरे वाला नहीं है। इंफॉर्मेशन अबाउट रणथंभौर, हमीर ऑफ रणथंभौर। रणथंभौर के हमीर की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट हमीर ऑफ रणथंभौर। तो तीन होगी, एक सारंगधर वाली, एक जोधराज वाली, एक कौन सी होगी? जोधराज वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना ना, ज्यादा सवाल संभावना उसकी। राइटर का नाम लिखो दलपत विजय। बुक का नाम लिखो खुमान रासो। दलपत विजय। दलपत विजय की बुक कौन सी है? मुझे बताओ देखिए, राज प्रशस्ति में कहां से कहां तक की जानकारी है? बापा रावल से राज, इस किताब में सेम बापा रावल से राज सिंह तक की जानकारी लिख लो। बापा रावल से लेकर राज सिंह तक की जानकारी। इंफॉर्मेशन फ्रॉम बापा रावल टू राज सिंह।
बापा रावल से लेकर राज सिंह तक की जानकारी। खुमान मेवाड़ का एक राजा हुआ था, बापा रावल का बेटा था एक खुमान, और बहुत शक्तिशाली, बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजा हुआ। ज्यादा जानकारियां है नहीं अपने पास, इसलिए पढ़ते नहीं उसको। बाकी मेवाड़ के राजा खुद को खुमान का वंशज बताने में बहुत गर्व महसूस करते थे, कि मेवाड़ के राजा अक्सर खुद को बताया करते कि हम खुमाने हैं। कौन से हैं हम? खुमाने। मतलब किसके वंशज हैं हम? खुमान। तो उस खुमान पे बुक का नाम लिखवा दिया गया, तो बुक का नाम ही क्या हो गया? खुमान राज। तो भाई हम खुमान के वंशज है, तो खुमान के सारे खुमान के वंशज हो गए, तो हमारे पे जो बुक लिखी जाए उस बुक का नाम क्या कर दिया जाए? खुमान राज। अगले राइटर का नाम लिखो, दयाल। बुक का नाम लिखो, राणा रसो। क्या नाम है? राणा, राणा रसो। अच्छा, मैंने बताया था कि भाई ये राज प्रशस्ति या खुमान रासों में से कहां तक की जानकारी? बाबा राहुल से लेके राज। राज सिंह के बाद अगला राजा कौन बना था अपने वहां पे? जय सिंह। क्योंकि राज सिंह ने बनाई राजसमंद और जय सिंह ने क्या बनवाई? जयसम। ये जो किताब है बापा रावल से जय सिंह तक है, वो राज सिंह तक खत्म हो जाती है, कहां तक आती है? जय सिंह। लिख लो, बापा रावल से लेकर जय सिंह तक की जानकारी। इंफॉर्मेशन फ्रॉम बापा रावल टू जय सिंह। बापा रावल से लेकर जय सिंह तक की जानकारी। कहां से कहां तक की जानकारी बताओ देखिए? बापा रावल से लेके और जय सिंह तक की जानकारी कौन सी किताब में? राइटर का नाम लिखो, बख्तावर जी। बुक का नाम है केहर प्रकाश। क्या नाम है? केहर प्रकाश। ये जो बख्तावर सिंह, बख्तावर जी थे ना, ये मेवाड़ में एक महाराणा हुए थे, स्वरूप सिंह। कौन महाराणा हुए? जिन्होंने कीर्ति स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया, अपने सिक्कों पर दोस्ती, लंदन लिखा, उसका दरबारी विद्वान था। लिख लो, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह का दरबारी विद्वान। कोर्ट स्कॉलर ऑफ मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह का दरबारी विद्वान। कोर्ट स्कॉलर ऑफ मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह का दरबारी विद्वान। अगला राइटर लिखो, मेरुतुंग, और इसके स्टार लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। बुक का नाम है प्रबंध चिंतामणि। मेरुतुंग। और मेरुतुंग की किताब का नाम क्या? प्रबंध चिंतामणि। पृथ्वीराज चौहान की जानकारियां देती है। लिख लो, पृथ्वीराज चौहान की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट पृथ्वीराज चौहान। हेमचंद्र सूरी। किताब का नाम लिखो, महावीर चरित। महावीर चरित किसी महावीर के बारे में कही गई है। महावीर का मतलब होता है शक्तिशाली। तो ये शक्तिशाली राजा कौन है जिसका वर्णन करती है? जो गुजरात में एक राजा हुआ था, कुमारपाल चालुक्य। पढ़ते हैं अपने गुजरात वाला, जो अपने अरुणोराज चौहान के साथ लड़ता है इधर, तो वो जो कुमारपाल चालुक्य, उसकी जानकारी कौन सी किताब में? देखो, गुजरात के कुमारपाल चालुक्य की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात। गुजरात के कुमारपाल चालुक्य की जानकारी। गुजरात के कुमारपाल चालुक्य की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात। गुजरात के कौन से राजा की जानकारी? कुमारपाल। मुख्य मुख्य सिटी एक और लिखो, एक अच्छी किताब और।
स्टार लगाना इसके में ना, इधर इस साइड की किताबें पूछी भी नहीं तो कोई पूछ लेगा। मुंशी भुसावन लाल, इस बंदे के बारे में मैंने ये एक ही किताब देखी, अमीरनामा। मुंशी भुसावन लाल की किताब का नाम है अमीरनामा। क्या नाम बुक का? अमीरनामा। देखो आप याद करो कि भाई हिंदी में, हिंदी क्या सॉरी, हिंदी में किसी भी बंदे के बारे में लिखा जाए तो उसको बोलते हैं जीवनी। क्या बोलते हैं? अपने राजस्थानी में किसी भी बंदे के बारे में लिखते उसको बोलते हैं चरित्र। जीवनिया लिखते उनको क्या बोलते हैं? चरित्र। इंग्लिश में आप ये लिखो तो आप बोलते हो बायोग्राफी। फारसी में लिखते हो आप बोलते हो नामा। फारसी में जो जीवनियां होती है उनको क्या बोलते हैं? बाबर ने अपनी जीवनी लिखी, बाबर नामा। औरंगजेब पर जीवनी लिखी गई, आलमगीर नामा। अकबर की जीवनी लिखी गई, अकबर नामा, है ना। सांझा के बारे में लिखी गई पादशाह नामा। सबके बारे में नामे, सबके बारे में लिखे हुए, तो ये क्या है? अमीर नाम। अमीर नाम का अपने कोई राजा हुआ? टोंक वाला अमीर खान पिंडारी, पढ़ते हैं अपने अमीर खान पिंडारी, इसको बाद में कहां का राजा बनाया गया था? टोंक। तो इसमें टोंक के अमीर खान पिंडारी की जानकारियां हैं, लिख लो। टोंक के अमीर खान पिंडारी की जानकारी पढ़ते हैं, जिसके कहने पर बाद में आपके कृष्णा कुमारी को जहर दिया गया, वो अमीर खान पिंडारी है। टोंक का राजा बनाया था अंग्रेजों ने बाद में इसको। टोंक के अमीर खान पिंडारी की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट अमीर खान पिंडारी ऑफ टोंक। तो ये मैंने इसके बारे में और कोई बुक देखी नहीं, यही देखी, तो याद रखना, कोई पूछ लेगा। दो तीन किताबें और लिख लो, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं, पर लिख लो, कभी अपनी किस्मत ही फूटी और उनमें से सवाल आए। लिखो जोगीदास। जोगीदास। और जोगीदास की किताब का नाम है हरि पिंगल प्रबंध। क्या नाम बताओ देखिए? ये हरि सिंह प्रतापगढ़ के राजा थे, उनकी जानकारी है, लिख लो। प्रतापगढ़ के हरि सिंह की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट हरि सिंह ऑफ प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के हरि सिंह की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट हरि सिंह ऑफ प्रतापगढ़। हरि सिंह से एक अगले राइटर का नाम लिखो, हरि नाभ। केसरी सिंह समर। हरिनाभ की किताब का नाम क्या है? अपने शेखावटी में जगह पड़ती है खंडेला, जहां पड़ते हैं गोटा किनारी फेमस है। खंडेला का एक सामंत था केसरी सिंह, उसने जो युद्ध किया उस पर जो किताब है केसरी सिंह समर, वो किसने लिखी? लिख लो। केसरी सिंह खंडेला का सामंत था। केसरी सिंह वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ खंडेला, सीकर में जगह पड़ती है। केसरी सिंह खंडेला का सामंत था। केसरी सिंह वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ खंडेला। कहां का सामंत है? खंडेला, खंडेला का सामंत। एक राइटर का नाम लिखो, श्रीधर। बुक का नाम लिखो, रणमल छंद। राइटर का नाम क्या है? श्रीधर। और बुक का नाम क्या है? अच्छा, कल बात कर रहे थे आप पहले, कभी मैंने बताया होगा, गुजरात में एक जगह पड़ती थी ईडर। कौन जगह पड़ती? और ईडर अपने जोधपुर वालों के भाइयों की रियासत थी। कि जोधपुर में यदि कोई राजा मर जाता और उसके बेटा नहीं होता तो गोद कहां से लेते? ईडर से। ईडर में कोई मर जाता और वहां पे बेटा नहीं होता तो गोद कहां से लेते? जोधपुर। मतलब ईडर कौन से वंश की रियासत हो गई? राठौड़। कौन से वंश की हो गई? और यहां पर एक रणमल राठौड़ नाम का बंदा हुआ था। किस नाम का बंदा हुआ? रणमल राठौड़। और गुजरात में एक जगह और पड़ती है पाटन। कौन सी जगह? और वहां पर कोई एक सूबेदार हुआ था, जफर खान। कौन हुआ? ईडर वाले रणमल राठौड़
और पाटन वाले जफर खान के बीच में युद्ध हुआ और उसमें रणमल राठौड़ जीता। इस युद्ध की जानकारी श्रीधर ने दी। उस किताब का नाम क्या है? रणमल छंद। तो रणमल छंद में जो रणमल है वो कहाँ का राजा है? ईडर का। क्या नाम है उसका? रणमल राठौड़। उसने किसको हराया है? पाटन के गवर्नर को हराया। पाटन का गवर्नर कौन है? जफर खान। लिखो लिखो, ईडर के राजा रणमल राठौड़ ने, ईडर्स किंग रणमल राठौड़, इसी में नीचे लिख लो। ईडर के राजा रणमल राठौड़ ने, ईडर्स किंग रणमल राठौड़, रणमल राठौड़ ने पाटन के गवर्नर जफर खान को हराया था। डिफीटेड पाटन गवर्नर जफर खान, पाटन के गवर्नर जफर खान को हराया था। डिफीटेड पाटन गवर्नर जफर खान। पाटन के गवर्नर को हराया था। वो कौन था? एक और स्टार लगा के लिखना, ये अच्छी किताब है। जग्गा खिड़िया बता दिया था ना कल। एक लिखो कृपाराम खिड़िया। राजिया रादुआ, कृपाराम खिड़िया। सिक्कर में एक राजा बने थे जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण। उनके दरबार में एक कवि रहते और उन कवि का नाम क्या है? कृपाराम खिड़िया। कृपाराम खिड़िया का एक नौकर था, उस नौकर का नाम था राजिया। नौकर का नाम क्या था? और राजिया के बेटा नहीं था कोई। तो राजिया हमेशा टेंशन के अंदर रहता कि यार मेरे बेटा नहीं है। तो कृपाराम जी ने पूछा एक बार कि भाई यार तेरे इतनी किस बात की टेंशन है, हमेशा यूं मुंह पे 12 बजी हुई रहती है तेरे। तो उसने कहा साहब मेरे बेटा नहीं है, मेरे तो मरते ही मेरा नाम ही खत्म हो जाएगा। आगे संतान होती है, औलाद होती है, बेटा होता है, तो पीढ़ियां आगे चलती है, पीढ़ियां आगे चलती है, तो भाई बाप कौन दादा कौन, नाम तो चलता है कम से कम। और मैं मरूंगा, मेरे बनने के बाद तो मेरा तो नाम खत्म है। तो कृपाराम जी ने कहा तू चिंता मत कर, नाम की तो कम से कम एकदम ही चिंता मत कर। आज के बाद मैं जितने दोहे लिखूंगा उनमें तेरा नाम लिख दूंगा। तो उसके बाद उन्होंने जितने दोहे लिखे उन दोहों के अंदर क्या नाम लिखना शुरू कर दिया। इसलिए कोई नया आदमी जिसको नहीं पता हो वो यदि पढ़े तो उसको लगता है दोहे किसके हैं। किसके दोहे हैं? कि मतलब री मनवार नूत जिमावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न प्यावे राजिया। मतलब री मनवार नूत जिमावे चूरमो, कि कोई मतलब के लिए मनवार करे तो आपको क्या जिमाए? चूरमा। नूत नूत के मतलब न्योता देगी, हमारे घर आओ, हमारे घर पे आगे चूरमा जिमो, क्योंकि उससे आपसे काम है। बिन मतलब मनवार राब न प्यावे राजिया। और जब लोगों के कोई काम नहीं होते तो आपको राबड़ी भी कोई नहीं पिलेगा। तो पीछे नाम क्या आया? हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, जे बिन हिम्मत कीमत होए रद कागज जीव राजिया। कि हिम्मत कीमत होएगी। कीमत किसकी है? हिम्मत। जो आदमी साहस करता है, जो आदमी हिम्मत करता है, उसकी कीमत है। बिन हिम्मत कीमत हो, बिना हिम्मत की कोई भी कीमत नहीं। जब बिन हिम्मत कीमत हो, कि बिना हिम्मत की आदमी कीमत उतनी है। रद्द कागज जू राजिया, जितनी रद्दी कागज, जैसे रद्दी कागज होता है वैसे बिना हिम्मत का आदमी होता है, उसकी कोई भी कीमत नहीं होती है। आदमी की यदि कीमत है तो आदमी कीमत नहीं, उसकी किस बात की कीमत है? हिम्मत। जो हिम्मती लोग होते हैं, जो साहसी लोग होते हैं, उनको तो दुनिया सलाम करती है। बाकी रद्दी कागज की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं। तो लास्ट में क्या दुआ आने लग गया? पाटा पीड़ पाव तन लागा तलवारिया, वही जीब रा घाव रति ने औषध राजिया। लास्ट में क्या आया? पाटा पीड़ पाव। पाटा मतलब पट्टी, पीड़ मतलब क्या होता है? दर्द। कि किसी चीज की लग जाए, कि मेरे यहाँ पे चाकू की लग गई, कुल्हाड़ी की लग गई, किसी भी चीज की लग गई, कांटा लग गया, तो उस पर मैं क्या बन सकता हूं? पट्टी। तो पाटा पीड़ उपाव, कि पीड़ का उपाय क्या है? पट्टी। तन लगा तलवारिया, यदि तन पे तलवार लग जाए, ऐसी कोई पीड़ हो तो उसका इलाज क्या है? पट्टी। वहे जीव रा घाव रति न औषध राजिया। पर यदि किसी को आपने अपने कटु वचनों से मर्मांतक आघात पहुंचाए हैं, उनका कोई भी इलाज नहीं है ना। तो कि भाई एक बार लगी हुई कभी घाव भर सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी को गलत बातें बोल के वो घाव कभी भी भरते नहीं। तो सब दोहों के पीछे क्या है? अब यदि कोई साहित्य जानता हो, जानता है कि जिनमें राजिया लिखे हुए हैं वो दोहे किसके हैं? कृपाराम। नहीं जाने तो उस आदमी को क्या लगे? सारे नैतिक शिक्षा टाइप के दोहे। यूं लोगों की प्रवृत्तियां देख देख के दोहे बोले थे। कस्तूरी काली घनी कांटा तुले शकर घनी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। लास्ट में क्या आने लग गया? राजिया। तो कृपाराम जी थे कौन? सिक्कर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी विद्वान। राजिया कौन था? उनका नौकर। लिख लो, कृपाराम खिड़िया के नीचे लिखो। यह सिक्कर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी विद्वान थे। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ सिक्कर किंग लक्ष्मण सिंह। यह सिक्कर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी विद्वान थे।
He was court scholar of Sikkars king Lakshman Singh. सिक्कर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी विद्वान थे तथा राजिया इनका नौकर था. एंड राजिया वॉज हिज सर्वेंट. ही वॉज court scholar of Sikkars king Lakshman Singh. And Raja was his servant. अब इसी में देखो, सुनना, देखो दो तीन बातें. एक पहले एक साथ ही उतारना, याद ही हो जाएगी एक साथ में. एक राइटर में कवि कल्लोल, और उन्होंने एक बुक लिखी ढोला मारूरा दुआ. राजिया दुआ आया तो एक कौन सी दुआ हो गए? ढोला मारूरा दुआ. एक वे कुशल लाभ. कौन राइटर वे? कुशल लाभ. इन्होंने लिखी ढोला मारूरी चौपाई. कौन सा लिखा? ढोला मारूरी दुआ चौपाई में फर्क समझते हो? दो दो लाइनों में लिखे तब तो क्या हो जाए? दो है. और चार चार लाइनों के पैराग्राफ हो तो. एक वे खुशाल चंद, और इन्होंने लिखी ढोला मारूरी वात. जैसे पढ़ते वीरमदेव सोनगरारी वात, वैसे इनकी कौन सी हो गई आपके? ढोला मारूरी. तो तीनों बातें ढोला मारू पे. क्या क्या बताओ देखे? ढोला मारूरा दुआ, ढोला मारूरी चौपाई और ढोला मारूरी वात. ढोला मारूरा दुआ किसने लिखा? कवि कल्लोल. ढोला मारूरी चौपाई कुशललाल, और ढोला मारूरी वात खुशाल. दोनों एक साथ उतारो. वहां जगह नहीं बची, नए पेज में उतारो. कोई एक लास्ट में नया पेज ले लो, उसमें उतार लो. है सब प्राचीन वाले में. हाँ, इसमें और लिखेंगे, आधुनिक वाले में और लिखेंगे. अभी तो 5-7 पन्ने और भरेंगे इसमें. कवि कल्लोल ने कौन सी लिखी बताओ? ढोला मारूरा दुआ कुशल लाभ की, ढोला मारूरी चौपाई और कुशाल चंद की, ढोला मारूरी वात. दोबारा बोल देगी. कवि कल्लोल, ढोला मारूरा दुआ, कुशल लाभ, कुशाल चंद. अच्छा, नागौर दरबार लगा था. नागौर दरबार में 3 राजाओं ने अधीनता स्वीकार की. बीकानेर का राजा था कल्याणमल, जैसलमेर का था हरराज, और चंद्रसेन का भाई था मोटा राजा उदय सिंह. तो जैसलमेर का राजा कौन था? हरराज. हरराज का दरबारी विद्वान है कुशल लाभ. हरराज का दरबारी विद्वान कौन है? तो कुशल लाभ के कोष्टक में लिख लो. हरराज का, जैसलमेर के हरराज का दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर ऑफ हरराज जैसलमेर. कुशल लाभ के लिखना, बीच वाले कुशल लाभ. जैसलमेर के हरराज का दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर ऑफ हरराज ऑफ जैसलमेर. कुशल लाभ किसका दरबारी विद्वान है? जैसलमेर के राजा हरराज. जैसलमेर के हरराज का दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर ऑफ हरराज ऑफ जैसलमेर. हरराज के जैसलमेर का बराबर. एक राइटर और लिख लो, लास्ट लिख लो. ये कुछ जैनों की प्राचीन किताबें हैं. तीन रास लिखे हुए जिनराज सूरी के. जैनों की किताबें जिनराज सूरी नाम से देख लो, वैसे लग रहा है. और ये भी जैनों के नाम है. शालीभद्र कवि है ना, गत्सु कमाल रास. शालीभद्र सूरी एक तो हमने राइटर ही पढ़ा था.
एक साली बदर रास है इनकी किताब। बताओ देखिए जिन राज सूर्य किताबों के नाम बोलो। शालीभद्र रास, कवियन्ना रास, गत्सु कमाल रास। गत्सु कमाल रास, क्या क्या नाम दोबारा बोलो। शालीभद्र रास, कवियन्ना रास, गत्सु कमाल रास। तीनों किताबें किसकी है? जिनराज सूर्य। ये पुराने वाले हो गए। अब आ जाओ, कल जो लिख रहे थे वहीं पे आगे। काशी छंगाने की छत्रपति रासो लिखाई हुई है। लिखो सूर्यमल मिशन। कल कल वाले जो लिख रहे थे ना आधुनिक वाले, उनमें लिखो सूर्यमल मिशन। पहली दो किताबों पे स्टार लगाना। याद तो अपने सारी करेंगे पर पहले वाली दो ज्यादा इंपॉर्टेंट किताबें। लिख ली। पहले दो किताबों पे पक की याद करो। पहले दो नाम क्या क्या है? वंश भास्कर और वीर सत्स। कौन कौन सी किताब है? वंश भास्कर और वीर सत्स। भास्कर का मतलब होता है सूर्य। भास्कर का मतलब क्या होता है? सूर्य वंशियों का इतिहास। वंश भास्कर कौन सा वंश हो गया? सूर्य। सूर्य वंश। चौहान सूर्यवंशी माने जाते हैं। तो बूंदी के चौहानों का इतिहास लिखना शुरू किया था। बूंदी में एक राजा है राम सिंह। कौन राजा है? ये राम सिंह के दरबार में थे। तो राम सिंह ने इनको कहा यार हमारे चौहानों का इतिहास लिख दो। तो जो बूंदी के चौहानों का इतिहास जिस किताब में लिखना शुरू किया वो किताब कौन सी थी? वंश। अब कोई कवि या कोई भी लेखक इतिहास लिखेगा तो उसमें तो कमी बेसी सब लिखेगा। यदि आप में राजा में कमी है तो कमी लिखो, और राजा में अच्छी बात है तो अच्छी बात लिखो। तो बाद में राजा के बीच में इनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। राजा ने कहा ऐसे वैसे लिखो, और इन्होंने वैसे अलग नहीं लिखा होगा, तो इन छोड़ दी बीच में। नहीं लिख रहा हूं, जो तुम्हारे से कंप्लीट हो तो बाद में करवा लेना। तो वंश भास्कर इन्होंने बीच में छोड़ी थी। बाद में इनके एक गोद लिए हुए बेटे थे, इनके खुद के तो बेटे थे नहीं, इनके गोद लिए हुए बेटे थे मुरारी दान। क्या नाम था? तो मुरारी दान जी ने बाद में इस किताब को कंप्लीट किया था। कौन सी किताब को? वंश भास्कर। तो दो बातें पूछी जाती है। एक तो वंश भास्कर कौन सी रियासत की जानकारी देती है? बूंदी। वंश भास्कर को कंप्लीट किसने किया था? तो सूर्यमल मिश्रण के बेटे मुरा, वो भी दत्तक पुत्र थे, एडोप्टेड सन हुआ करते। वीर सत्सई नाम से पता चलता है, वीरता के 700 दोहे। वीरता के। कभी एक छोटी क्लासों में एक दुआ आपने खूब सुना है, इला न देनी आपनी हालरियो हुल राय पुत सिखाने पालन मरण बढ़ाई माए। इला, इला मतलब होता है धरती। इला मतलब क्या होता है? धरती। एक माँ अपने बेटे को जब पालने में झुलाती है, तब भी राजस्थान के अंदर कहा करती थी कि मर जाना लेकिन धरती मत देना। मर जाना लेकिन क्या मत देना? धरती मत देना। कभी क्लासों में पढ़ाता हूँ शुरुआत में, तब मैं बताता हूँ कि वो बहुत अच्छा दुआ है। हेली देखो आज की मंबर दिशा आग सुरगा पियो सुधाऊ तान जलत जकोड़ी खाग। कि दो सहेलियां आपस में बात कर रही है, और वो एक सहेली कह रही है देखो उधर आसमान आज लाल लाल सा दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि वहां पे आग लग गई है।
हेली, हेली का मतलब होता है सहेली। हेली का मतलब क्या होता है? हेली देखो आज किम अंबर दिसे आग, अंबर का मतलब आसमान। ये है सहेली देखो आज किस प्रकार आसमान में क्या दिखाई दे रही है? आग। तो दूसरे वाली कहती है कि नहीं, सुरगा पीयू सिधाऊ था, ऐसा नहीं हुआ है, वो तो मेरे पति युद्ध करने के लिए गए थे और मुझे लगता है मेरे पति युद्ध में लड़ते हुए मारे गए और वो स्वर्ग जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? सुरगा पीयू सिधाऊ था, पीयू मतलब पति, पिया, मेरे जो पति है वो स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। जलद जकोली खाक, जलद का मतलब था बादल, जलद का मतलब क्या होता है ये तो बताइए? पर्यायवाची पढ़े होंगे, जलद, जल के पर्यायवाची में दय जोड़ दो वो सारे बादल के पर्यायवाची। जल के पर्यायवाची में दय जोड़ दो तब तो किसके पर्यायवाची? बादल। जल के पर्यायवाची में जय जोड़ दो तो कमल। जल के पर्यायवाची में धी जोड़ दो तो समुद्र। किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? समुद्र। तो जलद, जलद का मतलब क्या हो गया? बादल। जलद जकोली, जकोड़ना मतलब है ना, अपने मारवाड़ी में कहते हैं कि भाई कोई पानी है, पानी में एक कपड़ो जकोड़ लो, है ना। तो जकोड़ना मतलब उसके अंदर, उसके में हिलाया, उसमें खाक का मतलब होता है तलवार। खाक का मतलब मेरे पति युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, अब वो स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, उनकी तलवार पर इतना खून लगा होगा दुश्मनों का कि उन्होंने जाते जाते बादलों में तलवार साफ की होगी, तलवार को हिलाई होगी, इसलिए बादलों का रंग उन्होंने कैसा कर दिया? लाल कर दिया। इसलिए आग नहीं है, वास्तव में क्या लग गई है वहां पर? मेरे पति के तलवार का रंग है। एक साधारण सी महिला के मुख से इस प्रकार की बात यदि कोई कवि कहलवा सकता है तो कवि कौन है? तो वीर रस के दोहे यदि सबसे अच्छे किसी ने लिखे तो किसने लिखे थे? सूर्यमल मिशन ने। मतलब सूर्यमल मिशन ज्यादा पुराने राइटर नहीं है, 1857 की क्रांति में थे, 57 वाली क्रांति में सूर्यमल मिशन है। और उस टाइम के लोगों ने पता नहीं क्यों रिसर्च नहीं किया, बाकी सूर्यमल मिशन की यदि लेटर पढ़े जाए, इन्होंने लेटर लिखे अलग अलग लोगों के, उन लेटर में साफ साफ जानकारियां है कि 57 क्रांति कब शुरू होगी, एग्जैक्टली डेट तक है डोगरे के पास। इस तिथि को कुछ ना कुछ बड़ा घटित होने वाला है, इसका मतलब इनको कहीं ना कहीं इस बारे में जानकारी रही होगी। तो कोई पूछेगी राजस्थान में राष्ट्रवादी चेतना का संचार करने वाला लेखक कौन है? राजस्थान में 57 की क्रांति की जानकारी वाला लेखक कौन है? कौन से राजा के दरबार में थे? राम सिंह। राम सिंह के कहने पे कौन सी बुक लिखी? वंश भास्कर। और वो जब बीच में रोक दी गई तो वो पूरी किसने की थी? मुरारी रामचंद्र। किसने पूरी की थी? मुरारी। तो दो किताबें याद रह जाएगी, वंश भास्कर और वीर सत, नीचे वाले नाम नाम से याद रखने। बलवंत विलास, बूंदी में कोई बलवंत सिंह नाम का बंदा हुआ, उस पर लिख दी बलवंत विलास। सती रासो, सती महिलाओं पे लिख दी सती। राम रंजाट राम जी फिर छंद मोही, नॉर्मल जानकारियां देने वाले भगवान जी की इन किताबें हैं। तो ऊपर वाली दो पक्की याद रखें। छह नाम बोलो देखे एक साथ। वंश, है ना। अब उधर लिखो, सूर्यमल मिश्रण के नीचे लिखना शुरू करो। यह बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। ही वॉज कॉट स्कॉलर ऑफ बूंदीज किंग राम सिंह। यह बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। ही वॉज कॉट स्कॉलर ऑफ बूंदीज किंग राम सिंह। बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। ही वॉज कॉट स्कॉलर ऑफ बूंदीज किंग राम सिंह। इन्होंने राजस्थान में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया था। इन्होंने राजस्थान में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया था। He infused sentiments of nationalism in Rajasthan. He infused sentiments of nationalism in Rajasthan. इन्होंने राजस्थान में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया था। He infused sentiments of nationalism in Rajasthan. राजस्थान में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया था। अगला लिख लो। इन्होंने 1857 की क्रांति की जानकारी दी है। He gave information about revolt of 1857. He gave information about revolt of 1857. इन्होंने 1857 की क्रांति की जानकारी दी है। नीचे के स्टार लगा के लिखो। इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने, हिज एडोप्टेड सन मुरारी दान, इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने, हिज एडोप्टेड सन मुरारी दान, इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने वंश भास्कर को पूर्ण किया था। कंप्लीटेड वंश भास्कर, वंश भास्कर को पूर्ण किया था। कंप्लीटेड वंश भास्कर, वंश भास्कर को। इस लाइन के स्टार लगाना। ये सवाल था 2 साल पहले किसी एग्जाम, 2 साल क्या पिछले साल सर, कोरोना में कोई एग्जाम और उसका ये क्वेश्चन है। मुरारी दान ने वंश भास्कर को पूर्ण किया था।
तो मुरारी दान जी की बाकी किताबें पढ़ लेते अपने। लिख लो मुरारी दान अगला। तो पिताजी की कौन सी किताब पूरी की? तो बाद में खुद ने एक लिखी वंश समुच्चय। याद रहेगा ना तो दोनों नाम कि वंश भास्कर को पूरा किया और खुद ने कौन सी लिख दी? वंश समुच्चय। एक किताब लिखी हुई डिंगल कोश। वंश भास्कर और डिंगल कोश। वीर सतसई की बात आई तो एक राइटर और हुए अपने राजस्थान के जिन्होंने वीर सतसई नाम की किताब लिखी। उनका नाम है नाथू सिंह महवारिया। और नाथू सिंह महवारिया की किताब के नाम भी वीर सतसई है। राइटर का नाम क्या है? नाथू सिंह महवारिया। और बुक का नाम क्या है? वीर सतसई। राष्ट्रवादी भावनाओं वालों की बात करें तो एक कवि और लिखते हैं अपने। आगे चलो बोले। शंकरदान सामोर। अंग्रेजारी नीत। देश दर्पण। भागीरथी महिमा। सगदी सुजस। मुल्करा मीठा ठग। क्या क्या नाम दोबारा बताओ देखिए। अंग्रेजारी नीत, देश दर्पण, भागीरथी महिमा, शक्ति सूजस और मुल्करा। ये थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन था। मुल्करा मीठा ठग अंग्रेजों को कौन कहता है? तो कौन कहता है? शंकरदान साम। ये एक वैसा ही गीत है जैसा गीत बंकीदास जी ने लिखा था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। हमने तो वहां भी अंग्रेजों की बात है और यहाँ भी किसकी बात है? क्वेश्चन यही था कि अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग कहने वाला कवि कौन है? तो कवि कौन है? शंकरदान सामूर। ऊपर वाली दो किताबों के नाम भी देख लो, आपको ये लगेगा। अंग्रेजारी नीत और देश दर्पण, तो दोनों देख लो। राष्ट्रवादी भावनाओं जैसी किताब लगती है। अगली किताब कौन सी? भागीरथी तो गंगा जी को कहते हैं, तो गंगा जी की महिमा वाली किताब लिख दी, वो कौन सी होगी? भागीरथी महिमा। शक्ति सुजस मतलब माता जी है ना, देवियों के ऊपर, देवियों को शक्ति का रूप माना जाता है, तो शक्तियों के ऊपर लिखी वो तो कौन सी हो गई? शक्ति सुजस। और तीन अंग्रेजों पे हो गई, कौन कौन सी? अंग्रेजारी नीत, देश दर्पण, मुल्करा मीठा ठग। उधर लिख लो। शंकरदान सामोर के लिखो। इन्होंने राजस्थान में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया। ही इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस या पॉलिटिकल सॉरी राष्ट्रवादी नेशनल सेंटिमेंट्स या सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म इन राजस्थान। इन्होंने राजस्थान में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया। ही इन्फ्यूज्ड सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म इन राजस्थान। राजस्थान में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया, है ना। अब कोई सिंपल आपसे मेंस में पूछे कि अंग्रेजों के खिलाफ लिखने वाले राजस्थान के किन्हीं दो कवियों के नाम बताइए, तो बांकीदास जी लिख लो और शंकरदान सामोर लिख लो। बांकीदास जी की रचना कौन सी बता दो? अयो अंग्रेज मुल्क रा ऊपर। इनकी ये बता दो, अंग्रेजारी नीत, देश दर्पण, मुल्करा मीठा ठग। इन सब में उन्होंने किसके खिलाफ बातें की है? अंग्रेजों के खिलाफ बातें की है सारी किताबों। लिखो हिंगलाज दान कविया।
ऊपर क्या लिखे हमने? भागीरथी महिमा। किताब का नाम लिखा ना, भागीरथी महिमा। यहां लिख लो मेहाई महिमा। मेहाई माता जी को कहते हैं। ये किताब है आखेट अपजस। कौन कौन सी किताब बताओ देखे? मेहाई महिमा और आखेट अपजस। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार। अपजस मतलब अपयश। अपने ये को यहाँ पे जय बोलते थे, यशवंत सिंह होता है नाम, अपने बोलते हैं जसवंत सिंह। अपयश, अपयश मतलब पाप। अपयश मतलब या बदनामी, ज्यादा अच्छा शब्द है। तो शिकार करने से आपको क्या मिलेगी? बदनाम। इससे अच्छा किसके नाम लो? माता जी के नाम लो। मेहाई की महिमा। एक और लिख लो, दुर्गा बहत्री। दुर्गा जी पे लिखी थी दुर्गा बहत्री। 76 दोहे लिखे तब तो छहत्री, और 72 दोहे लिखे तो बहत्री। तो विरुद्ध छहत्री, वैसे वैसे ये क्या हो गई? दुर्गा बहत्री। कौन कौन सी बताओ देखे? मेहई महिमा, आखेट अपजस, कौन सी है? दुर्गा बहत्री। कल कल हम वो बात कर रहे थे, कल या परसों कब कर रहे थे? वह चारण साहित्य की विशेषताएं बताइए। ये सूर्यमल मिश्रण, शंकरदान सामोर सारे चारण कवि हैं। कैसे कवि हैं? आप लिख सकते हैं अपने कि सूर्यमल मिश्रण तथा शंकरदान सामोर की रचनाओं को पढ़कर राजस्थान में राष्ट्रवादी भावनाओं को संचार व तो चारण साहित्य कैसी भावनाएं जगाता है? राष्ट्रवादी भावनाएं जगाता है। ये जितने लिखे हमने, हिंगलाजदान कवियान, ये सब चारण कवि है। हम कह सकते हैं कि इनको पढ़ के राजस्थान में शक्ति संप्रदाय जो है, शाक्त संप्रदाय है, उसकी महिमाएं ज्यादा गई। मेहाई महिमा, ये दुर्गा बहत्री, शक्ति सूजस, ये सारी किताबें किसकी है? माता जी की। तो देवी पूजा का जो स्वरूप है, इसका भी वर्णन ज्यादातर किसके द्वारा किया गया? चारण संप्रदाय। तो हम चीजें देख देख के तो खूब सारी निकाल लें, पर होता क्या है कि वो एग्जैक्टली नोट्स वाली लैंग्वेज पूछता नहीं। उस अब यूं हम पढ़ते हैं भाई चारण साहित्य में क्या क्या दम पढ़ते हैं, भाई ये चारण कवि इन्होंने ये लिखी, चारण कवि इन्होंने ये लिखी। वहां पर बैठ के इंस्टेंट आपके दिमाग के अंदर आना चाहिए कि मैंने कौन कौन से चारण कवि याद कर रखे हैं, उनकी कौन कौन सी किताबें, उनमें हमने क्या क्या बात लिख रखी है। तब तो दिमाग में आए, तब तो 10 पॉइंट बना लीजिए। 100 शब्दों में तो लिखना होता है, 4-5 तो सीधे सीधे दिमाग में आते, 4-5 लिखने होते हैं। पर वहां हर आदमी के ये दिमाग में नहीं आता कि अब लिखना क्या है। इसलिए स्टूडेंट जब कहता है कि सर आता जब नोट्स में से पेपर है, तो वहां सबके सिलेक्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि सबको याद नहीं आता कि अब इसमें लिखना है क्या। बाहर आके तो उसके भी दिमाग में आ जाता है कि हाँ यार ये भी लिख सकता था, ये भी लिख सकता था, और ये मेरे नोट्स में पढ़ा हुआ है। पर चूंकि एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं होती, इसलिए वो ध्यान नहीं देता। तो अपने ध्यान दिया करो, हर राइटर भाई ये ऐसा लिख रहा है, तो इसके बारे में यदि क्वेश्चन है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? कि अगला शंकरदान सामोर की किताबें पूछे ही नहीं, अगला यूं ही पूछ ले कि शंकरदान सामोर के लेखन की विशेषताएं बताइए। आप तो याद करके गए 4 किताबों के नाम, अगले ने कहा कि 20 शब्दों में पूछ लिया कि शंकरदान सामोर के लेखन की विशेषता बताओ। और फिर आप कहोगे सर वो लेखन की विशेषता तो अपन ने पढ़ी नहीं थी, अपने 4 किताबों की। अपन लिख सकते हैं कि शंकरदान सामोर ने राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार करते हुए पुस्तकें लिखी, जैसे अंग्रेजारी नीत, देश दर्पण और आपके मुलकरा मिठाठ। आप लिख सकते हो कि शंकरदान सामोर ने और राजस्थान में देवी पूजा के बारे में किताबें लिखी, जैसे शक्ति सूजस। आप लिख सकते हो शंकरदान सामोर ने गंगा नदी की महिमा का वर्णन किया है, जैसे पुस्तक का नाम भागीरथी। 3 लिखी ना। और जब आप राष्ट्रवादी भावनाएं कहते हो तो वीर रस अपने आप में। चारण साहित्य की मुख्य विशेषता ही क्या है? वीर रस। आप लिखो कि शंकरदान सामोर ने वीर रस का वर्णन किया। चारण साहित्य लिखेंगे तो अपने आप ही डिंगल में होगा। आप लिखो कि शंकरदान सामोर ने डिंगल भाषा के अंदर लिखा, 5 लिख दी। अगले ने 20 शब्दों के अंदर पूछा था। पर ये दिमाग में आपको खुद को लाना पड़ेगा। ऐसे एक एक काम अलग अलग लिख नहीं सकते, क्योंकि अपने मान लो मैं कदूं मैं शंकरदान सामोर का लिखवा लूं, तो अगली बार अगला हिंगलाजदान कविया पूछे, उससे अगली बार अगला सूर्यमल मिश्रण पूछे। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको दिमाग में लेके रखनी पड़ेगी कि यार क्या लिखना और क्या नहीं लिखना है। अगला लिखो चंद्र सिंह बिरकाली।
क्या क्या नाम बताओ देखिए, बादली, लू, सांझ बड़ा साध और कह मुकरणी। ऊपर वाली दो के स्टार लगाना आपने, तो ऊपर वाली दो किताबें याद रखनी है ज्यादा, बादली और लू, ये तो याद हो जाएगी, सीधे सीधे नाम है। आपने एंशियंट पढ़ लिया, आपने एक राइटर पढ़े होंगे कालिदास, पढ़े? कालिदास की दो किताबें कभी आप देखिए, एक किताब का नाम है ऋतु संहार, है ना किताब, ऋतुओं के बारे में बता रही, किसके बारे में बता रही है? एक उनकी और अच्छी किताब मेघदूत, कौन सी किताब है? मेघदूत। हालांकि वर्णन तो यह है कि एक प्रेमी एक प्रेमिका के बीच में संदेश है ना, कि प्रेमी जो है वो मेघ के माध्यम से अपने प्रेमिका के पास में क्या भेजता है? संदेश। मेघ का मतलब बादल, दूत, बादलों को दूत बना के यक्ष यक्षिणी के पास में अपना क्या भेज रहा है? संदेश भेज रहा है। पर उसमें बादलों का वर्णन है। वर्णन किसका है? बादल। हे बादल तू इस अवस्था में उसके पास जाएगा, हे बादल तू इस अवस्था में उसके पास जाएगा। तो बादलों की अवस्थाएं बताई गई। तो कहते भाई कालिदास ने सबसे अच्छे प्रकृति का वर्णन किया था। संस्कृत भाषा में प्रकृति का वर्णन करने वाला कोई लेखक है तो वो लेखक कौन है? एग्जैक्टली सेम काम राजस्थानी भाषा में यदि किसी आदमी ने किया तो वो आदमी कौन है? चंद्र सिंह बिरकाई। आप यूं मान लीजिए कि इनका जो बादली है वो मेघदूत है। बादली का मतलब भी तो यही हुआ, बादल, बादल का छोटा रूप होता है, एक बड़ा बादल होता है, छोटा बादल होता है, अपन क्या कह सकते हैं? नई नदी नाड़ा है, नई सरोवर सरसाए, एक आसरो बादली मरु सुखी मत जाए। राजस्थान के बारे में कहा कि नई नदी नाड़ा है, कि यहाँ पे न तो नदियां और न क्या है? नाले। नई सरोवर सरसाए, और नई यहाँ पे कोई सरोवर है। एक आसरो बादली, एकमात्र आसरा कौन है? बादल। मरु सुखी मत जाए, तू यदि सुखी चली गई, तू यदि बरसात नहीं करके जाएगी तो हमारी पूरी भूमि क्या हो जाएगी? रेगिस्तान। तो वो जो उनकी कविता, वो कविता कौन सी है? कहते हैं आजादी के बाद में कवि सम्मेलनों में सबसे अधिक गाई जाने वाली कोई कविता थी तो वो कौन सी थी? कैसे कैसे राजस्थान में एक तो भाई बादल कम होते हैं तो बादलों के ऊपर लिख दी, फिर राजस्थान में गर्मियां ज्यादा पड़ती है, गर्मियों में क्या चले? लो, और इस बार तो सुबह 7 बजे चलने लग जाती है। अभी आप 7 बजे बाहर निकलो तो भी लगता है कि धूप है, दोपहर में 1-2 बजे आप जब जाते हो तब तो भयंकर वाली लगती है। और ध्यान रखा करो, कान वान है, कान वान बंदी करके जाया करो, कभी सीध में आ जाओगे तो बाद में सर्द गर्म हुई रहे, क्योंकि होता क्या है कि अपने यहाँ ठंड से निकले, बाहर गए तो लू लगे, वापस रूम में गए फिर अपने पंखे कूलर के आगे बैठ गए तो वो मौसम चेंज होता है तो फिर बीमार होने की संभावना रहती है। तो कौन सी दो रचनाएं कौन कौन सी है? बादली और लू। अब कोई पूछे कि राजस्थान की प्रकृति का चित्रण करने वाला लेखक कौन है, तो कौन है? लिख लो ताकि याद रहेगा, आप उनके नीचे लिखो। इन्होंने राजस्थान की प्रकृति का वर्णन किया है। He described the nature of राजस्थान। इन्होंने राजस्थान की प्रकृति का वर्णन किया। He described nature of राजस्थान। बिरकाली गांव है हनुमानगढ़ में, नाम था चंद्र सिंह, बिरकाली के रहने वाले थे, है ना। कई बार मान लो कोई पूछ ले चंद्र सिंह बिरकाली और कुछ याद आए नहीं आए, मेंस का क्वेश्चन है 2 नंबर में लिखना है, नहीं तो प्रकृति याद आया, न उनका याद आया, लू याद आया, न बादली याद आया। चंद्र सिंह बिरकाली नाम तो लिखा भाई, और नहीं तो एक बात तो लिखी जाए कि राजस्थान के कवि हैं जो कि हनुमानगढ़ के बिरकाली के रहने वाले थे। अगला खाली छोड़ा हो उसके अपेक्षा 2 में से आधा तो दे के जाए। नहीं याद आए किताबों के नाम, नहीं याद आया हमें तो किसका वर्णन किया था, पर इतना तो याद कर लिया जाए। अगला लिखो इनके बाद। रेवंत दानचारण। बरसात की बात कर रहे तो अपने एक और लिखते हैं। बरखा बीननी नेरू ने ओळमो। कि भाई राजस्थान में जिस प्रकार नई बीननी का स्वागत किया जाए उसी प्रकार स्वागत किया जाए बरसात का। तो बरसात कभी कभार आती, बरखा बीननी नेहरू ने ओळम। ओळमा क्या होता है? शिकायत, शिकायत है ना। तो नेहरू जी को शिकायत की गई इसलिए नाम क्या पड़ गया उसका? नेहरू ने ओळम। एक किताब है नेहरू ने ओळमो, दो अलग अलग नहीं दिख रही तेरे को? एक अलग एक अलग। एक बरसात की बात करेगी, नेहरू की दोनों एक जैसी हो जाएगी। अच्छा, नेहरू को ओळमा किस बात का? नेहरू को ओळमा इस बात का कि देखो भाई हमारे किसानों का यहाँ पे शोषण हो रहा है, तुम हमारी तरफ ध्यान
नहीं दे रहे हो। कौन शोषण कर रहा है किसानों का? तो सामंत। कौन कर रहे हैं? तो किसी कवि ने सामंत विरोधी लेखन लिखा है, तो वो लेखन कौन है ना? तो इन्होंने राजस्थान के सामंतों का क्या किया था? विरोध किया था। लिख लो इनके नीचे, इन्होंने राजस्थान के सामंतों का विरोध किया था। ही अपोज्ड फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ राजस्थान। इन्होंने राजस्थान के सामंतों का विरोध किया था, या राजस्थान की सामंती व्यवस्था का विरोध किया था। ये अपोज फ्यूडल सिस्टम ऑफ राजस्थान या फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ राजस्थान, कुछ ही लिख लो। राजस्थान के सामंतों का विरोध किया था। अगले लिखो करनीदान। आदमीरा सिंह, बड़ी बहन जी। मंत्री जी री बेटी। क्या क्या नाम बताओ देखे? आदमीरा सिंह, बड़ी बहन जी, मंत्री जी री बेटी। किसकी है? क्या क्या दोबारा बोलो? आदमीरा सिंह, मंत्री जी री बेटी। आगे लिखो। एक और अच्छी किताब स्टार लगा के लिखना, सीताराम लालस, राजस्थानी शब्दकोश। राजस्थान की किसी ने डिक्शनरी लिखी थी राजस्थानी भाषा की, तो वो लिखने वाले कौन है? राजस्थानी शब्दकोश, सीताराम लालस। ये पूछेंगे भाई, ये पूछा हुआ सवाल है, क्योंकि पहले ना राजस्थानी भाषा की मान्यता की जब भी बात आती तो हर कोई आदमी खड़ा होकर कर देता कि भाई राजस्थानी भाषा की तो व्याकरण भी नहीं है, राजस्थानी भाषा की तो डिक्शनरी भी नहीं है। उनका मैं लिख दूंगा। खूब सारे पार्ट, 10-12 पार्ट के अंदर लिखी थी। तो सीताराम लालस ने कौन सी लिखी? राजस्थानी शब्दकोश लिखी। लिखो शिवचंद्र भारतिया, इनके स्टार लगाना, इनकी किताबें खूब पूछी जाती। थोड़ा ना एकदम यूं पास में लिखना शिवचंद्र भरतिया के, मतलब किताबों के नाम के आगे थोड़ी थोड़ी जगह रहनी चाहिए ताकि अपने लिख पाए थोड़ा। कनक सुंदर, कैसर विलास, विश्रांत प्रवास, फाट का जंजाल और बुढ़ापा की सगाई। है ना? इनके आगे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ना, तब 3-3 4-4 शब्द लिखे जाए तीसरी जगह से। इस वजह से नहीं कट रहा, इसकी लोकेशन चेंज होती तब कटता, उसको सही करवा लो तुम्हारे। क्या क्या नाम बताओ देखे? कनक सुंदर, केसर विलास, विश्रांत प्रवास, फाट का जंजाल और बुढ़ापा की। कनक सुंदर आधुनिक राजस्थानी का पहला उपन्यास है। सुनना बात है, कनक सुंदर क्या है? आधुनिक राजस्थानी का पहला उपन्यास। केसर विलास आधुनिक राजस्थानी का पहला नाटक है।
विश्रांत प्रवास आधुनिक राजस्थानी की पहली कहानी है। तो आधुनिक राजस्थानी का पहला उपन्यास कौन सा है? आधुनिक राजस्थानी का पहला नाटक कौन सा है? आधुनिक राजस्थानी की पहली कहानी कौन सी है? तो मैं कह सकता हूं कि आधुनिक राजस्थानी का पहला साहित्यकार कौन सा है? शिवचंद्र। याद रहेगी बात तो लिखो आगे, उनके आगे लिखो, कनक सुंदर के आगे लिख लो। आधुनिक राजस्थानी का पहला उपन्यास, फर्स्ट नोवेल ऑफ मॉडर्न राजस्थानी। आधुनिक राजस्थानी का पहला उपन्यास, फर्स्ट नोवेल ऑफ मॉडर्न राजस्थानी। आधुनिक राजस्थानी का पहला उपन्यास। अगला कौन सा है? केसर विलास। आधुनिक राजस्थानी का पहला नाटक, फर्स्ट ड्रामा ऑफ मॉडर्न राजस्थानी। फर्स्ट ड्रामा ऑफ मॉडर्न राजस्थानी। इसके आगे लिखो, विश्रांत प्रवास में लिख लो, आधुनिक राजस्थानी की पहली कहानी, फर्स्ट स्टोरी ऑफ मॉडर्न राजस्थानी। ठीक है, अब इनके नीचे लिख लो, आधुनिक राजस्थानी के पहले साहित्यकार, फर्स्ट स्कॉलर ऑफ मॉडर्न राजस्थानी। आधुनिक राजस्थानी के पहले साहित्यकार, फर्स्ट राइटर या फर्स्ट स्कॉलर ऑफ मॉडर्न राजस्थानी। आधुनिक हिंदी शुरू करने वाला यदि कोई बंदा है तो उस बंदे का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या नाम है? और आधुनिक राजस्थानी शुरू करने वाला कोई बंदा है तो वो कौन है? शिवचंद्र। आप कह सकते हो राजस्थानी का भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या कह सकते हो उनको? राजस्थानी का भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख लो। जिन्हें राजस्थानी का भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है, ही इज नोन एज भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑफ राजस्थानी। इन्हें राजस्थानी का भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है। ही इज नोन एज भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑफ राजस्थान। राजस्थानी का भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना। अब आज घर पे जाके थोड़ा चेक करना, भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन कौन सी, बहुत शानदार बुक लिखी है, भारत एक दुर्दशा, है ना। तो बहुत अच्छी किताबें वगैरह लिखी है। तो 2 साल पहले मुझे याद आ रहा है, इसके मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आप क्या जानते हो। अब कोई स्टूडेंट आके, सर ये तो पढ़ाया नहीं था। कुछ बातें इसलिए ही पता होनी चाहिए क्योंकि आपका भारत में जन्म हुआ है। कुछ बातें इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि आप कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक। और यदि आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में नहीं जानते हैं तो इसमें पढ़ाई का दोष नहीं है, इसमें खुद का ही दोष है कि हम इतने बड़े राइटर को कैसे नहीं जान पाए। तो कुछ बातें यूं ही अपने आप ही पता होनी चाहिए। आप देख लेना अपने इस बहाने, तो वापस को रिपीट करे तो आपको पता हो कम से कम। राइटर लिखो, रांगे राघव। घरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आज की आवाज, पुकारना भी ये है, काका। रांगे राघव वे तो हिस्ट्री के लेक्चरर थे, लेकिन बाद में किताबें भी लिखी हुई खूब सारी। क्या क्या नाम किताबों को बताओ देखे? घरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, और काका। अच्छा, एक किसी नाम से आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाते हैं? इनमें से कुछ पढ़ा है आपने अब तक की जो पढ़ा होगा? मुर्दों का टीला,
मोहनजोदड़ो का नाम मुर्दों का टीला है ना। तो मोहनजोदड़ो पर जो किताब लिखी इन्होंने उसका नाम क्या है? मुर्दों का टीला। मैं अभी बोल रहा था कि हिस्ट्री के लेक्चरर थे, है ना, तो मोहनजोदड़ो पे लिख सकते हैं आराम से। तो कोई पूछेगा कि रांगे राघव का मोहनजोदड़ो पर आधारित उपन्यास कौन सा है, तो कौन सा है? तो मुर्दों का टीला क्वेश्चन लिख लो, मोहनजोदड़ो पर आधारित, बेस्ड ऑन मोहनजोदड़ो। है ना, वास्तव में ये शब्द मोहनजोदड़ो होता ही नहीं, हमने धीरे धीरे मोहनजोदड़ो बना लिया। ये शब्द है मुयंदड़ो। शब्द क्या है ये? मुयन का मतलब था मरे हुए, दड़ो का मतलब होता है टीला। आज भी एकदम ठेठ पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी का बड़ा टीला होता है, दड़ो है, दड़ा बोलते हैं। और आज भी एकदम किसी आदमी को यूं कोई ढीला ढाला आदमी हो तो मूड़ा हो गए, मरे हुए के समान है, मरे हुए के समान है, मुयड़ा हो तो मुया, मुया मतलब मरा हुआ, तो मुयन मतलब मरे हुए लोग, दड़ो मतलब टीलो, ऐसे लोगों को टीला जो मरे हुए। तो मुयन तड़ो, मुयन दड़ो, मुयन दड़ो करते करते धीरे धीरे हमने उसका नाम क्या बनाया, अब तो ये स्टाइलिश हो गया मोहन। मोहन तो नाम ही एकदम हिंदी का सा नाम लगता है, तो वो सिंधी भाषा में कहां से है? हम कहते हैं कि ये तो सिंध का एक प्रांत था, तो सिंधी भाषा में मरे हुए लोगों को बोलते हैं मुयन, और टीले को बोलते हैं दड़ो। तो ये मुयन दड़ो था, तो मुयन दड़ो यदि आप पढ़ोगे तब ये एग्जैक्टली वही आएगा, मुर्दों का टीला। फिर मुयन दड़ो, मुयन दड़ो, मुयन दड़ो करते करते लोगों ने उसका क्या बना लिया आपने? मोहनजोदड़ो। बाकी एग्जैक्टली ये मुयन दड़ो होता है। तो कौन कौन से नाम बोलो देखिए? गरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, क्या कहा भाई? घरौंदे का मतलब होता है घर, घरौंदे का मतलब क्या है? तो कभी कह रहा है घर क्या है? कि मुर्दों का टीला। कब तक पुकारूं, पुकारने क्या है? कि आज की कौन सी आवाज लगानी है? तो पांच कौन कौन सी है बताओ देखिए? घरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकार, वापस बोलो एक बार। घरौंदे, मुर्दों का टीला। इनकी बेटी भी राइटर है, शायद बुक बुक लिखते हैं वो भी। नाम अच्छा सा नाम है उनका, साउथ इंडियन टाइप का सा नाम है, समिंथनी राघव, समिंथनी, ऐसा ऐसा कुछ नाम है। कानोडिया, कानोडिया हम पहले पढ़ाते थे। आप में से कोई कनौड़िया पास आउट हो? कनौड़िया में थे कोई, ऐसा नाम सुना है? पहले रहे होंगे, समिंथनी राघव, हिस्ट्री के आपसे पहले बहुत रहे होंगे। आप तो अभी पास आउट हुए होंगे, तो वो पुराने रहे होंगे तो काफी। भाई रांगे राघव काफी पुराने, इनकी बेटी है तो और सीनियर रहे होंगे काफी। पर वो मुझे याद है कि इनकी बेटी भी ये राइटिंग वाइटिंग किया करते थे, वो वहां पढ़ाते थे। अच्छा, इसके बाद लिखो, देखो आगे लिखो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी नाम से लिखते, चंद्रधर शर्मा नाम है। एक बहुत फेमस कहानी है जिसे हिंदी की महानतम कहानियों में से एक माना जाता है, उसने कहा था, एक वरुण धवन की मूवी थी बीच में, कुछ कुछ ऐसी प्रकार की मूवी थी, अक्टूबर, वरुण धवन की एक मूवी आई थी अक्टूबर, है ना। एक कंपनी में काम करता है, वहां पर उसके साथ में रहने वाली एक लड़की होती है। कंपनी वाले एक दिन वो करते हैं, पार्टी करते हैं, वरुण धवन उसके अंदर होता नहीं है। वो लड़की दीवार के पास खड़ी होती है, अचानक गिर जाती है पीछे और कोमा में चली जाती है। गिरने से जस्ट पहले वो पूछती है, वरुण धवन के बारे में पूछेगा, आज वो क्यों नहीं है? नॉर्मल इतना ही, इससे पहले मूवी में उनके बीच में कोई ऐसा लव एंगल जैसा कुछ भी नहीं दिखाया। नॉर्मल कर्मचारी एक अलग कर्मचारी, एक अलग कर्मचारी, उस टाइप का दिखाया हुआ। दूसरे दिन वरुण धवन आता तो पूछता है कि भाई क्या हुआ, वो क्यों नहीं है? सब बताते हैं, भाई उसका ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, कल वो छत से गिर गई और वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। और जब वो बात बता रहे होते हैं तभी उनमें साथ वाला एक कहता है कि कैसे गिर गई वो? तो उसने बताया कि वो, उसने जूस का गिलास था उसके हाथ में, वो पीछे हट रही थी और शायद दीवार से, और उसने वो यूं पूछ रही थी कि तुम कहाँ हो, इतने में गिर गई। तो वरुण धवन के दिमाग में बात बैठती, उसने मेरा क्यों पूछा? यूं जनरली पूछ लिया, तुम नहीं दिखेगी, नहीं नहीं, मेरा ही क्यों पूछा? तो फिर वो कोमा में उसकी सेवा वरुण धवन ही करता है पूरे के अंदर। तो अपने एक राइटर जो अब तो मर गए, थोड़े दिन पहले स्वर्गवास है उनका, जयप्रकाश चौक से, है ना। पहले दैनिक भास्कर के अंदर डेली एक कॉलम लिखा करते थे, पर्दे के पीछे। कौन सा कॉलम लिखते? पर्दे के पीछे। आपने क्या पता पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बाकी मैंने उस कॉलम को लगातार 10 साल तक पढ़ा होगा। और पहले हम स्प्रिंग बोर्ड में तो अनिवार्य था कि यदि आप स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ते हो तो पर्दे के पीछे वाला कॉलम तो पढ़ गया होगे। वो दिलीप सर कहते हैं जयप्रकाश चौक से पढ़ना भाषा सुधारने का अच्छा तरीका है। तो खूब साल ही पढ़ा था, फिल्मों के बारे में जानकारियां दिया करते और वो हिस्ट्री के बारे में भी बताया करते थे। तो मुझे याद है जब अक्टूबर मूवी आई थी तो हमेशा लिखते, डेली लिखते
कि अक्टूबर जैसी कहानी यदि आपको पढ़ना हो तो आप राजस्थान के एक राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पढ़िए, उस कहानी का नाम क्या है? तो ये उनकी ये जो कहानी है, उस समय एक मैगजीन निकला करती थी, 1916 के आसपास की कहानी है। उस समय एक मैगजीन निकलती थी सरस्वती। कौन सी मैगजीन थी? सरस्वती मैगजीन निकलती। महावीर प्रसाद द्विवेदी निकाला करते। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी भाषा के बहुत बड़े नाम हुए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक मैगजीन है सरस्वती। उस मैगजीन में कहानी प्रकाशित हुई थी। उस मैगजीन में कहानी प्रकाशित होनी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि महान साहित्यकारों की प्रकाशित होती, लेकिन गुलेरी की कहानी उसमें प्रकाशित हुई। वो कहानी कौन सी है? पढ़ना, आप नेट पे मिल जाएगी, 3-4 पेज की है, ज्यादा बड़ी नहीं, ये उपन्यास टाइप का नहीं, कहानी है, वास्तव में एक कहानी है। लिखो इसके नीचे, देखो यह कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दिस स्टोरी वॉज पब्लिश्ड इन मैगजीन नेम्ड सरस्वती। यह कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दिस स्टोरी वॉज पब्लिश्ड इन मैगजीन नेम्ड सरस्वती। मैगजीन नेम्ड सरस्वती। यह पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रकाशित करते थे। दिस मैगजीन वॉज पब्लिश्ड बाय महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद तो रहे इस माने, इस लाइन को अलग से बॉक्स में बंद कर लेना, महावीर प्रसाद द्विवेदी वाली। यह पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रकाशित करते थे। अगला लिखो, सत्य प्रकाश जोशी। दो बुक, एक बुक का नाम है राधा, 4-5 लाइनें छोड़ना इसके नीचे ना, और एक लिख लो बोल भारमली। कौन कौन सी दो है बताओ देखे? एक तो राधा और एक कौन सी है? हम इस राधा की बात करेंगे। 1960 में लिखा गया एक उपन्यास था। कब लिखा गया था उपन्यास? 1960। नॉर्मली यदि कभी आपको यूं भी पूछ ले भाई राजस्थानी साहित्य की विशेषताएं बताइए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि राजस्थानी साहित्य में वीर रस का वर्णन है ना। अपने लोकगीतों तक में पढ़ते हैं कि हमारे लोकगीतों में किसका वर्णन है? वीर रस का। तो साहित्य में तो अपने आप है, चारण साहित्य खूब सारा लिखा गया। चारण साहित्य में क्या मिलता है? वीर रस। अच्छा, वीर रस के जब भी कोई रचना होगी, भले वो गीत है, भले वो कहानी है, भले वो दोहे हैं, उनमें युद्ध को अच्छा बताएंगे या बुरा बताएंगे? अपने युद्धों को अच्छा बताया गया। और अपने कहा युद्ध वीर का आभूषण है। वीर आदमी यदि युद्ध नहीं करे तो फिर भी उसका कोई जीवन का लेना देना नहीं। अपने युद्धों के बारे में वैसी बातें की गई कि डांगर न घिरे दकालियां जद लाठियां खेत उखाड़ी जाए। डांगर न घिरे दकालियां जद, दकालना समझते हो? धमकाना। कि एक पशु घुस गया खेत में, किसान यहाँ बैठा है, किसान केवल उधर से धमकाता है, लाठी दिखाता है उस पशु को, बाहर निकल जाए तब तो ठीक है, वरना पशु को बाद में पीटता है, पीट के निकालता है। तो डांगर ने गिरा दकालियां जद लाठियां खेतर उखाड़ी जाए। यदि वो धमकाने से बाहर नहीं निकले तो बाद में खेत की रखवाली किससे करनी पड़ती है? लठों से। कहने का मतलब है कि दुश्मन को पहले धमका दो कि भाई हमारी तरफ आने की कोशिश ही मत करना, और फिर भी दुश्मन नहीं माने तो हथियार उठाओ, मारो पीटो उसको, तब पार पड़ेगी। इसका मतलब अपने युद्ध को अच्छा बता रहे हैं, बुरा बता रहे हैं? युद्ध क्या बता रहे हैं? अच्छा बता रहे हैं। राधा एक ऐसा उपन्यास है राजस्थान का जिसमें युद्ध को बुरा बताया गया, जिसमें युद्ध को अच्छा नहीं बताया। महाभारत का युद्ध चल रहा है, राधा जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि प्लीज महाभारत का युद्ध रोक दिया जाए। महाभारत का युद्ध रोक, इससे मानवता का संहार हो रहा है, ह्यूमनिटी मर रही है, लोग मर रहे हैं इसके चक्कर में, इसलिए आपको युद्ध नहीं करना चाहिए। तो जहां आम राजस्थानी साहित्य युद्धों को महिमा मंडित करता है, उनको ग्लोरीफाई करता है, वहीं पर एक किताब ऐसी है जो युद्धों के खिलाफ लिखती है। और वो किताब कौन सी है? जिसमें राधा जी भगवान कृष्ण को कौन सा युद्ध रोक देने के बारे में कहते हैं? उल्टा भगवान कृष्ण तो खुद है कि अर्जुन जब कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वीर का काम युद्ध करना है। यदि युद्ध करोगे तो न केवल धरती पर यश प्राप्त करोगे बल्कि स्वर्ग और प्राप्त करोगे, इसलिए तुम्हें युद्ध कर लेना चाहिए। और राधा जी उल्टी बात करें, राधा जी कहते हैं भगवान कृष्ण को युद्ध नहीं। तो ये 2012 के मेंस का क्वेश्चन था कि सत्य प्रकाश जोशी की राधा में क्या संदेश दिया गया है।
युद्ध ना करने का संदेश। याद रहेगी बात तो लिखो। यह उपन्यास 1960 ईस्वी में लिखा गया। दिस नॉवल वॉज रिटन इन 1960 एडी। यह उपन्यास 1960 ईस्वी में लिखा गया। दिस नॉवल वॉज रिटन इन 1916 एडी, 1960 एडी। लिखो। आम राजस्थानी साहित्य में युद्धों को महिमा मंडित किया जाता है। आम राजस्थानी साहित्य में युद्धों को महिमा मंडित किया जाता है। वॉर्स आर ग्लोरीफाइड इन कॉमन राजस्थानी लिटरेचर। आम राजस्थानी साहित्य में युद्धों को महिमा मंडित किया जाता है। वॉर्स आर ग्लोरीफाइड इन कॉमन राजस्थानी लिटरेचर। इन कॉमन राजस्थानी लिटरेचर युद्धों को महिमा मंडित किया जाता है। लेकिन इस पुस्तक में युद्धों का विरोध किया गया है। इस पुस्तक में युद्ध का विरोध किया गया है। बट वॉर वॉज अपोज्ड इन दिस बुक। लेकिन इस पुस्तक में युद्ध का विरोध किया गया है। वॉर वॉज अपोज्ड इन दिस बुक। इस पुस्तक में, इन दिस बुक, इसी में आगे कंटिन्यू करो। इस पुस्तक में, इन दिस बुक, राधा जी भगवान कृष्ण से महाभारत का युद्ध रोकने की प्रार्थना करती है। राधा जी भगवान श्री कृष्ण से महाभारत का युद्ध रोकने की प्रार्थना करती है। राधा जी रिक्वेस्ट लॉर्ड कृष्णा टू स्टॉप बैटल ऑफ महाभारत। राधा जी भगवान कृष्ण से महाभारत का युद्ध रोकने की प्रार्थना करती है। राधा जी रिक्वेस्ट लॉर्ड कृष्णा टू स्टॉप बैटल ऑफ महाभारत। राधा जी भगवान कृष्ण से महाभारत का युद्ध रोकने की प्रार्थना करती है। तो लिख सकते हो बात कि कौन सा संदेश दिया गया? युद्ध विरोधी संदेश। क्या दिया गया? तो मुझे याद है उसमें जब हमारे क्वेश्चन था, मैं 12 वाला मेंस का वो क्वेश्चन मुझे याद है, ये लिखा हुआ था उसमें, राधा आगे लिखा हुआ देश लगा के युद्ध विरोधी काव्य। क्या लिखा हुआ? और कुछ नहीं लिखा, बस ये इतना लिखा। और शायद 2 नंबर का था, 5 नंबर का, तो मैं भूल गया। तो मान लो 5 नंबर का था तो आगे बस लिख दिया 50 शब्द। पहले 5 के नहीं आते थे, 4-4 नंबर के आते थे। ये बड़े वाले क्वेश्चन 4 नंबर लिख के छोड़ दिया था भाई, इसके बारे में 50 शब्द लिखो, सीधा सीधा सा। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए यार, राधा नाम की कौन सी किताब है जिसमें युद्ध का विरोध किया गया है? तो राधा नाम की कौन सी किताब? सत्यप्रकाश जोशी। और जिसमें कौन से युद्ध का विरोध किया गया? महाभारत का। राधा जी भगवान कृष्ण को कहते हैं कि महाभारत का युद्ध बंद किया जाए। तो इस कविता क्या कहा जाता है? युद्ध विरोधी कविता। या उपन्यास को क्या कहा जाता है? युद्ध। देख लो, इस पुस्तक को युद्ध विरोधी कविता कहा जाता है। दिस बुक इज नोन एज एंटी वॉर पोइट्री। इस पुस्तक को युद्ध विरोधी कविता कहा जाता है। दिस बुक इज नोन एज एंटी वॉर पोइट्री। युद्ध विरोधी कविता कहा जाता है। दूसरी किताब कौन सी है इनकी? इसमें विमेन एम्पावरमेंट का मैसेज है। तो बोल बारहमली के नीचे लिख लो, इसमें महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। मैसेज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इज गिवन इन दिस बुक। इन इट, इसमें महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। मैसेज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इज गिवन इन इट, इसमें महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। मैसेज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इज गिवन इन इट। किसका संदेश दिया गया? महिला सशक्तिकरण का। देखो, मणि मधुकर, बहुत फेमस बुक हुई थी इनकी, एक पग फेरो। पग फेरो के स्टार लगाना। सोजती गेट, जोधपुर में गेट का नाम है। अलीजा घरा जो, सफेद मेमने।
पग फेरोगे स्टार लगाना। आजकल इन सालों में तो मैंने नहीं देखी, पहले आज से 6-7 साल पहले ये किताब खूब पूछती थी आरपीसी। एक साल में मान लो आरपीसी ने 20 पेपर लिए तो 3-4 बार तो पूछ ही ली, छोटे मोटे किसी ना किसी एग्जाम में उठा के पूछ लेती। मणि मधुकर, क्या क्या नाम है मणि मधुकर का? उसको होंगे पग फेरो, सोजती गेट, अलीजा घरा जो, और सफेद मेमने। दोबारा बोलो एक बार। पग फेरो, सोजती गेट, अलीजा घरा जो, और सफेद सफेद मेमने। ये सोजती गेट से याद आया मेरी, सोजती गेट में एक अच्छे से राइटर है जोधपुर के, उनका घर है, जहूर खान मेहर। एक बार मिलने गया था तो मैंने उनको फोन किया तो उनका वहां सोचती गेट है। अच्छी, बहुत अच्छी किताबें लिखी। अर्जुन अली आंख, राजस्थानी संस्कृति राज चित्राम, धर मंजला, धर कोसा। क्या क्या नाम बताओ देखे? अर्जुन अली आंख, राजस्थानी संस्कृति राज चित्राम, और धर मंजला, धर कोसा। अर्जुन अली आंख, राजस्थानी संस्कृति राज चित्राम, धर मंजला। राजस्थानी भाषा में ना चलने के लिए शब्द का प्रयोग करते थे। पैदल जाते थे तो भाई दूर जाना है तो मंजिल दर मंजिल, कोस दर कोस। कोस का मतलब समझते हो, है ना? 3 किलोमीटर का एक कोस होता है। तो कोई लंबी दूरी तय करनी होती, भाई रे वहां जाना है तो भाई चलो, तब बोला करते थे कि धर मंजला, धर कोसा। या कभी आपने अगर छोटे थे तो घरों में कहानियां सुनी हो, तो घरों में जब कहानियां सुनाते उनमें सुनाते कि भाई एक राजकुमार है, वो 7 समंदर पार गया, तो राजकुमार अपने घर से चला। फिर कहानी सुनाने वाला कई देर बोलता, धर मंजला, धर कोसा, धर मंजला, धर कोसा, और पहुंच गया। ये बोलने का मतलब है कि वो चल रहा है। तो चाल के बारे में जो बोला जाता है, क्या बोला जाता? धर मंजला, धर कोसा। खूब सारी किताबें लिखी है इन्होंने, कोई मतलब 100 के आसपास किताबें लिखी होगी। अपने जो की पढ़ते हैं तब ये 3 किताबें पढ़ते हैं, मैं जब पढ़ा करता था तब भी ये 3 पढ़ी, और जब लिखवाना शुरू किया, आपको पढ़ाना शुरू किया, तब ये 3 ही लिखवाया करते। बस सर ने 3 लिखवाई थी, हम 3 लिखवा दिया करते। मैं बार जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड क्लास लेने के लिए गया हुआ था, तो मुझे लगा कि यार जहूर खान मेहर साहब से मिला जाए, जब जोधपुर के राइटर हैं, इधर से कांटेक्ट कहीं से लगाए तो मिल गया जुगाड़ कि हाँ मिला जा सकता है उनसे। फोन वोन किया तो उन्होंने कहा भाई यहाँ घर है मेरा, मिलने के लिए आ जाओ। तो मैं ये बुक लेके गया था, धर मंजलान धर कोसा, मेरे पास पड़ी थी, मगर सर से ऑटोग्राफ तो लेके आएंगे। तो मैं गया, सर बुक है आपकी, साइन वाइन कर दो इस पे। और मुझे यूं लज्जा महसूस हो रही थी ये कहते हुए कि मैंने कहा कि सर आपने खूब सारी किताबें लिखी है, आपकी इस बुक के पीछे ही कम से कम 70 किताबों के नाम तो आपने लिख रखे हैं कि मैंने कौन कौन सी लिखी है। मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं रोजगार वाले में इतना फंसा हुआ रहता हूं कि मैंने अब तक आपकी 3 ही किताबें पढ़ी है। जिंदगी मौके देगी, मैं आपकी सारी किताबें पढ़ूंगा, और मुझे खूब अच्छी लगती है आपकी किताबें पढ़नी। हाँ, तो मुस्कुराए मुस्कुरा का डंकी 3 ही है। तो किसी आदमी के लिए यह बात कहना भी कितनी बड़ी बात होती है। भाई डंकी 3 नहीं है, डंकी उनकी सारी किताबें हैं, पर ये मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए थी। वरना कहने को तो आदमी ये कह सकता है अच्छा 3 ही पढ़ी है, बाकी वाले नहीं पढ़ता है मेरी तू। पर उन्होंने तो, महान लोग जो होते हैं उनका ये होता है कि अगले को कभी भी वो शर्मिंदा फील नहीं करने देते। तो भाई उनका आगे, अरे 3 पढ़ी तो वेरी गुड, अच्छी 3 ही है, बाकी वाली अच्छी नहीं है, तो बाकी वाली पढ़ी के क्या करेगा? सर अच्छी है, बाकी वाली भी पढ़ी लेंगे। तो वो 3 जो अच्छी किताबें वो कौन कौन सी?
अर्जुनाली आंख, राजस्थानी संस्कृति राज चित्राम, धर्मंजला। चित्राम का मतलब होता है दृश्य, सीन। चित्राम का मतलब क्या होता है? दृश्य। जैसे ना कभी आप हिंदी में अपने वो 10वीं तक किया होगा, हिंदी लिटरेचर रहा हो तो आगे किया होगा, कई बार आता था कि ये एक कविता कहते सह प्रसंग व्याख्या कीजिए, कहते थे ना। तो अपने व्याख्या करते तब अपने उस व्याख्या में कहीं ना कहीं लिखते कि मान लो एक प्रकृति की कविता है, कि बरसात की कविता है, या फूलों की कविता है, या पेड़ पौधों पे कविता है, पशुओं पे है, और अपने लिखते कि कवि ने या लेखक ने इन इन पंक्तियों को लिखते समय हमें हमारे सामने सजीव चित्रण किया। क्या चित्रण किया? या आपने कहते कि कवि की इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने दृश्य उपस्थित हो जाता है, ऐसा लिखते हैं ना सप्रसंग व्याख्या। तो जैसे मेरे राजस्थानी लिटरेचर सब्जेक्ट था, तो हम वो राजस्थान लिखते तब हम लिखते कि भाई आंखेरा आडो चित्राम उबो है। उबा होना मतलब खड़ा हो गया, चित्राम का मतलब दृश्य, आंखों के आगे मतलब आंखेरा आडे। तो चित्राम शब्द उनमें खूब यूज लेते हैं कि जहां सप्रसंग व्याख्या करनी है, दृश्य शब्द आएगा बार बार, और दृश्य आएगा, दृश्य की जगह राजस्थानी में क्या लिखना है? चित्राम। तो राजस्थानी संस्कृति चित्राम, तो मतलब क्या हो गया? राजस्थानी संस्कृति के दृश्य। अर्जुन वाली आंख, अर्जुन वाली आंख तो कहानी पता ही है आपको कि अर्जुन एकदम उस आंख पे निशाना लगाता है। तो अर्जुन वाली आंख, राजस्थानी संस्कृति चित्राम, और धर्मंजला। ये एक बुक वास्तव में इसमें लेख है, कई अलग अलग लेख लिखे उन्होंने, एक बुक नहीं है धर्मंजला धरकोसा, अलग अलग कहानियां, अलग अलग लेख लिखे हुए। उनमें एक कहानी का नाम है धर्मंजला धरकोसा, और उस कहानी के नाम पर उन्होंने पूरी बुक का नाम ही क्या कर दिया? धर्मंजला धर। ये कहानी गाड़िया लोहारों पर है। ये जो कहानी है धर्मंजला धरकोसा, पूरी बुक का नाम धर्मंजला धरकोसा, फिर उसमें कहानी का नाम धर्मंजला धरकोसा, और वो जो कहानी है वो गाड़िया लोहारों पर है। वो कहानी किस पर है? गाड़िया लोहार एक जगह नहीं बैठते, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और चलते रहने को क्या बोलते हैं? बोले पड़ी ना बात में, ऐसा नाम क्यों रख दिया धर्मंजला धरकोसा? लिख लो इसके कोष्टक में, गाड़िया लोहारों की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट गाड़िया लोहार्स। गाड़िया लोहार समझते ही हो? अगले लिखो, ऐदान सिंह भाटी। आंख हीरा हरियल सुपना। हंस थोड़ा होटारो साथ। क्या कहना है? दो बताओ देखे। आंख हीरा हरियल सुपना और हंसतोड़ा होटारो। ये कि पिछले साल किसी एक साल में किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन था, तो उनमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ, क्योंकि ये जो बुक है ना आंख हीरा हरियल सुपना, इसको कई पुरस्कार वगैरह मिले थे। अपने राजस्थान साहित्य अकादमी के लिए जो पुरस्कार मिले थे, तो ये बुक उनकी खूब ही पूछी। फिर 2-3 साल के अंदर करंट वाले क्वेश्चनों के अंदर पूछने लग गए बाद में, क्योंकि कोई पुरस्कार मिलता तो करंट का क्वेश्चन बन जाता। तो होता क्या, 2-3 साल तक तो करंट में पूछते हैं, और 2-3 साल बाद वो पुराना हो जाता तो वैसे साहित्य में पूछना शुरू कर देते हैं। तो क्या क्या नाम बताओ देखे। आंख हेरा हरियल सुपना। इनका मैं फिर एक दिन आपके सामने अभी जिक्र कर रहा था कि मैं अभी 12 मार्च को मार्च अभी निकला, हाँ, 12 मार्च को जोधपुर में हमारे हिस्ट्री का एक सेमिनार था। मैं उस सेमिनार में गया हुआ, हिस्ट्री वाले सेमिनार में गया। मेरी यूनिवर्सिटी से पीएचडी चले जोधपुर से, तो मेरे जो सुपरवाइजर सर है वो उसको कंडक्ट करवा रहे, उस सेमिनार कंडक्ट करवा रहे। तो दिन में सेमिनार था और शाम को कवि सम्मेलन था। तो सर ने कहा कि यार वो राजवीर रुक जाना यार, कवि सम्मेलन है। तो हाँ सर रुक जाएंगे, हम कवि सम्मेलन ठीक है, 4 बातें सुन के जाएंगे। कौन कौन आ रहा है? तो कहा उसमें जो मुख्य वक्ता है वो ऐदान सिंह भाटी।
वहीं रहते हैं, हिंदी लिटरेचर के लेक्चरर हुआ करते थे, अब रिटायर्ड है, वहां जोधपुर के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि वो आईदान सिंह जी है। तो वो लेने के लिए यूं वहां बात करिए भाई कि आईदान सिंह जी को लेने के लिए कौन जाएंगे, लेने के लिए कौन जाएंगे, तो मैंने बताई थी आपको बात, इधर मैं लेने के लिए चला जाता हूँ। तो मैं जब वापस लेके आ रहा था तो उन्होंने खूब सारी बातें बताई कि आप हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट रहे, पूरी जिंदगी हिंदी लिटरेचर पढ़ाया, उसके बावजूद हिस्ट्री के बारे में इतनी सटीक चीजें। तब कई बार लगता है कि यार हम जिन लोगों के पास में ज्ञान था, उन लोगों के ज्ञान को तो यूज ही नहीं कर पाए, और हमने हिस्ट्री को ऐसे लोगों से पढ़ना शुरू कर दिया जिन लोगों को हिस्ट्री का ज्ञान नहीं था। जो डी रूटेड लोग थे, जो सीधे सीधे से संस्कृति से जुड़े हुए नहीं थे, उन्होंने हमारी हिस्ट्री लिखी और हम उस हिस्ट्री को पढ़ते हो। रोमिला थापर वाली बात बताता ही हूं आपको, है उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है आपने। उनको खुद को ही नहीं मालूम था कि वास्तव में रूट लेवल पर क्या चीजें है, क्या चीज नहीं है। फिर वो ऐसी बातें करते हैं कि अशोक पहले हुआ था और भगवान कृष्ण बाद में हुए थे। अशोक सम्राट अशोक जो था वो तो भारत में हो गया था पहले, और भगवान कृष्ण पैदा हुए थे बाद में। तो भगवान अर्जुन ने जब कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों कहा ऐसा अर्जुन ने? क्योंकि अर्जुन के सामने अशोक का चित्र आ रहा था, और अर्जुन ने कहा जब अशोक ने भी युद्ध नहीं किया तो मैं युद्ध क्यों करूं। ये हिस्ट्री की परिभाषा है उनकी, ये हिस्ट्री की व्याख्या है। और उल्टा पुल्टा कहीं तो ये बोलते हैं, एक जगह कहते हैं कि भगवान कृष्ण पहले हुए, राम जी बाद में हुए। फिर तो और लफड़ा हो गया, अशोक पहले, फिर भगवान कृष्ण, फिर राम जी। फिर राम जी तो मतलब अभी है 201 साल पहले, है ना। महाराणा प्रताप और राम जी साथ ही खेले होंगे बचपन में। महाराणा प्रताप बाद में उधर हल्दीघाटी साइड में चले गए, राम जी ने कहा वनवास मिला, लंका जाना पड़ेगा। और तो क्या किया जा सकता, बाद में यही मान लिया जाना चाहिए अपने आप। तो हमने डी रूटेड लोगों से हिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दी, उनकी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। और सबसे बुरा ये हुआ कि उसमें हमने कहना और शुरू कर दिया कि आज मान लो कोई ये बात कहे कि भाई ये हिस्ट्री के ये बात नहीं ऐसी है, उल्टी बात करे कोई, तो गए अरे तू ज्यादा जानता है क्या, रोमिला थापर की बुक पढ़ी है। अरे लफड़ा तो यही है कि वो पढ़ ली, वो लाल बटन था वो नहीं दबाना था, वो क्यों पढ़ी ये नहीं समझ में आई मेरे। तो इन्होंने उस दिन खूब सारी, मैं तो उतनी देर लेके आया था, उतनी देर में खूब सारी बातें बताई थी कि भाई वो मेहाजी मांगलिया वाली उस दिन आपको बात बता रहा था कि अरे मेहाजी मांगलिया वाली बात गलत है। जो बीकानेर में कोडम दे सर है, वो कोडम दे, जिस कोडम दे को तुम बताते हो वो कोडम दे नहीं, ये कोडम दे अलग है, ये बात गलत है। जैसलमेर वाले जिसको तुम तिलक सिंह बताते हो, तिलोक सिंह था, ये बात इसके अंदर गलत है। खूब सारी अलग अलग यूं चीजें आई थी। मोहनोत नैन्सी की ख्यात पे मैंने खूब देर तक बात की उनसे, तो उसके बारे में चीजें बताई। तो मैंने कहा सर इतना नॉलेज, ये इस बारे में आपको और आगे बढ़ना चाहिए था। तुमने कहा मैं तो हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, मैंने तो हिस्ट्री यूं सो क्या पढ़ी कि ठीक है हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट आता था, पढ़ ली। मैं जब ये कमियां निकाल गया तो तुम्हारे हिस्ट्री वाले क्यों नहीं निकालते। तो हिस्ट्री वाले दाप के भुंगड़ है। हिस्ट्री वालों ने रोमिला थापर पढ़ ली, और वो पढ़ने के बाद में हिस्ट्री वालों का दिमाग खराब है, फिर हिस्ट्री वाले अपने तरीके की बातें करते रहते दूसरे। फिर उसने कवि सम्मेलन में खूब इधर उधर कविताएं सुना, और एकदम हर चीज की एकदम देशज व्याख्या। फेसबुक पे पेज है, फेसबुक पे लिखते रहते हैं, तो आप पढ़ना। मैं तो उनको फेसबुक से जानने लगा था कि यार कई चीजों की कितनी शानदार से व्याख्या कर देते हैं। उस दिन कवि सम्मेलन में भी सुना रहे थे, मैं फेसबुक पे भी एक बार पढ़ा था कि जैसलमेर पढ़ा करते तो वहां रूम लेके रहते, 9th-10th के अंदर जब थे तो रूम लेके रहा करते। क्योंकि एक बार हमारे गांव के कोई मुस्लिम थे और वो वहां शहर के अंदर आए हुए, मैं चूंकि वहां रूम लेके रहता था तो बड़े अंकल थे कोई, और वो रूम पे आ गए। जन्माष्टमी का दिन भगवान कृष्ण की फोटो लगी हुई रूम के अंदर, खाना बनाया, वो जो मुस्लिम अंकल आए उनके लिए खाना बनाया, खाना बना के उन्हें खाना खिलाने लगे। तो उन्होंने कहा तू ही आ जा, तू ही खा ले, मैं अकेला क्यों खाऊं। तो कहा मेरा व्रत है। आज किस चीज का व्रत है? तो जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं अपने, ये जन्माष्टमी का व्रत है। तो सामने भगवान कृष्ण की मूर्ति और लगी गई, तो उन्होंने हंस के कहा, वो जो मुस्लिम अंकल थे उन्होंने हंस के कहा कि अच्छा इस गवालिये के भी व्रत रखते हो। तो भगवान कृष्ण क्या करते थे, गायें चराते थे। इस गवालिये के भी व्रत रखते हो। अब अचानक कोई ऐसी बात कहे तो यूं गुस्सा है कि यार हमारे भगवान को क्या कह दिया, गवालिया कह दिया, कि इस गवालिये के भी व्रत रखते हो। और फिर और बुरा है कि अच्छा ये अंकल मुस्लिम है इसलिए अपने को ये बात करें। तो भाई मैं टाबर था, एक बार मेरा यूं मुंह बिगड़ा कि वैसे कैसे कह दिया। उन अंकल को वापस तो मैं कुछ बोल नहीं सकता था, कहते अंकल ही मेरी बात समझे। अंकल ने हाथों हाथ वापस कहा, अरे इतना नाराज क्यों हो रहा है, ये जितने भगवान हुए थे सारे गवालिये थे। तुम्हारे वाला चराता था गाय, हमारे वाला चराता था ऊंट। तो मोहम्मद साहब कहाँ हुए, अरब में। अरब में होते क्या थे, ऊंट। तो हमारे वाले ने क्या चराए, ऊंट चराए थे, गवालिये थे रे। ये कहने का मतलब है कि पहले का समाज पशुपालक था। पहले का समाज क्या था, पशुपालक था। तो भले ही भगवान भी पैदा हुए होंगे तो उन्होंने भी क्या चराए होंगे, पशु।
ईसा मसीह है तो उसने अपने वाले उधर वाले चरा लिए होंगे। है उधर क्या होती है ज्यादा? है भेड़, हाँ भेड़ है, बकरी, सूर है, जो कोई होते होंगे उनके साथ, जो वहां यूरोप में होता होगा वो चरा लिए होंगे। तो भाई भगवान शुरुआत में, हम कहते हैं भगवान बहुत पुराने हैं, और संस्कृति सीधे सीधे तौर पर कहती है कि सबसे पहले मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया। खेती का विकास तो भाई इकोनॉमी का विकास यही है ना, पशुपालन, खेती, उद्योग, व्यापार वाणिज्य, सर्विस, ये तो विकास है। इसमें उल्टा पुल्टा तो ही नहीं कुछ। तो यदि भगवान पुराने हैं, पुराना समुदाय पशुपालन करता था, तो भगवान ने भी क्या किया होगा पशुपालन तो किया यार। तो वो उस दिन हंस रहे थे, मैं उनकी फेसबुक पोस्ट में पढ़ रहा था कि एक अनपढ़ व्यक्ति के, ग्रामीण व्यक्ति के धर्म की व्याख्या कितनी शानदार है कि भाई वो धार्मिक पचड़े में नहीं पड़ रहा। उसने कहा कि हाँ यार मेरे भगवान थे तो वो सारे ग्वालिये हुआ करते, हमारे वाला भी ग्वालियर था, दूसरे वाला भी क्या था, ग्वालियर हुआ करता था। तो आइदान सिंह जी की दो किताबें कौन कौन सी बताओ? आंख येरा हरियल सुपना और हंसतोड़ा होटारो साथ। और लिखो, देखे लिखो हरिराम मीणा। हाँ चांद मेरा है, आप रखो। और एक अच्छी किताब ज्यादा, सेकंड वाली के स्टार लगाना, धुनी तपै तीर। हाँ चांद मेरा है और धुनी तपै तीर। हम आगे पढ़ेंगे, मैं मॉडर्न राजस्थान पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं पढ़ाऊंगा अपने राजस्थान में यहाँ पर एक जनजातीय नेता हुए थे, गोविंद गुरु। कौन हुए थे? उन गोविंद गुरु पर जो किताब लिखी गई है वो किताब कौन सी है? धुनी तपै तीर। लिख लो, गोविंद गुरु पर आधारित, बेस्ड ऑन गोविंद गुरु, गोविंद गुरु पर आधारित, बेस्ड ऑन गोविंद गुरु। किस पर आधारित है? गोविंद गुरु पर आधारित है। लिखो लता शर्मा, सही नाप के जूते। तो मन्नू भंडारी का नाम सुना है कभी? बहुत बड़े साहित्यकार में मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी अपने अजमेर के थे। महाभोज, आपका बंटी। छोटी क्लासों में एक कहानी पढ़ते थे, खोटे सिक्के। कॉलेज की एक लड़कियों का ग्रुप होता है जो टकसाल देखने के लिए जाती है। टकसाल समझते हो? जहां सिक्के बनाए जाते हैं, मिंट, टकसाल। टकसाल देखने के लिए लड़कियां का ग्रुप जाता है, और टकसाल के जो मैनेजर होते हैं वो उनको बहुत ही मतलब पूरी एक एक चीज समझाते हैं। और उन सब लड़कियों को, वो जो पूरा ग्रुप आया हुआ है, जो टीचर वगैरह आए हुए हैं, उन सबको लगता है कि अरे यार ये मैनेजर साहब कितने अच्छे हैं, एक एक बात कितनी ढंग से अपने को समझा रहे हैं। सिक्के कैसे बनते हैं, कैसे उनको पहले घोड़ा जाता है, उसको बाद में कैसे बनाए जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, कैसे लिखा जाता है, पूरी एक एक बात समझाते हैं। असली सिक्के कैसे होते हैं, जो सिक्के खराब हो जाते हैं वो खोटे सिक्के कैसे हो जाते हैं, पूरा वो समझाते हैं। तो पूरी वो ग्रुप जो होता है वो सर से बड़ा इंप्रेस होता है उनसे, यार ये सर बहुत भले हैं, इन्होंने इतनी अच्छी अपने को जानकारियां दी। और जब ग्रुप बाहर निकलने वाला है, इतने में एक महिला उन सर के आगे पैरों में पड़ती है, और महिला कहती है कि मेरा पति जो था वो आपके यहाँ पे टकसाल में काम करता था, और टकसाल वाली मशीन में उसके पैर आ गए, इसलिए उसके दोनों पैर कट गए, इसलिए वो आदमी अब चल ही नहीं सकता। घर पे बैठे हैं, आप कितने साल तक काम किया था, कुछ तो रोटी पानी का इंतजाम करो हमारे लिए, हम कहाँ जाएंगे अब। और वो आदमी अपने नौकरों कहता है इस महिला को साइड में लेके जाओ रे। कितनी बार मैंने कहा है कि एक महिला इसके अंदर नहीं घुसनी चाहिए। और लड़कियां सोचती है कि खोटे सिक्के वो साइड में पड़े, वो नहीं है, तू है। कि एक इस प्रकार की व्यक्ति पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा, तो तुम कैसे सिक्के हो? खोटे सिक्के। तो वो उनकी कहानी है, वो कौन सी है? खोटे सिक्के। पहले छोटी क्लास में लगा करती थी कहानी, तो आपने क्या पता नहीं पढ़ी हो। एक और कौन सी है? आपका बंटी। एक कौन सी है? महाभोज। किसकी लिखी हुई सारी की सारी? मन्नू भंडारी की।
लिखो तेज सिंह जोधा। कठई की वेग्यू है, कहीं कुछ हो गया है। राजस्थानी है, साफ साफ राजस्थानी। कठई की वेग्यू है, कहीं कुछ हो गया है। क्या नाम बताओ देखे कुछ। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।